नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पिछले संडे साइकोलॉजी की एक महातांडव क्लास दी थी आपको। हालांकि मैं साथियों ये जो मैराथन वगैरह जो होती है उसका समर्थक नहीं रहा हूं। उसके दो कारण है। एक तो मुझे खुद इतने लंबे समय तक पढ़ाना 4-5 घंटे अच्छा नहीं लगता है। दूसरा यह है कि विद्यार्थी के लिए भी इतनी लाभकारी नहीं है जितनी शॉर्ट क्लास होती है वो होती है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि अधिगम का जितना पार्ट हो सके वो इसमें कवर करने का। अब मैं फिर कह रहा हूं ये क्लास कितनी लंबी होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिक्स है कि 2 घंटे से लंबी नहीं होने वाली है। लगभग 1.5 घंटे के करीब ये रहेगी। देखते हैं जब क्लास अंत होगा तभी उसका पता चलेगा कि कितनी रहने वाली है। यदि मेरी पर्सनल सलाह यदि साथियों मानना चाहते हो अंतिम 10-15 दिन के लिए, 15 तो है भी नहीं, 10-12 दिन के लिए, तो ये जो लंबी लंबी साथियों 8-9 घंटे की लाइव स्पेशली लाइव जो मैराथन वगैरह चलती है, निकलना कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हो जितना उससे बढ़िया जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी को जितना मैटर आपके पास में अब है वो पढ़ लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। भाई निर्णय आपका है, मजे लेने हैं तो ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये कहना भी थोड़ा सा क्या है हमारे लिए रहता है समस्या पूर्ण के। लोग सभी देखते हैं वो कहेंगे कि ये आदमी ऐसे कह रहा है वो। चलिए होता है। शुरू करते हैं साथियों अधिगम। आज पूरा दिन वापस यही है कि स्लाइड बनाने में, क्योंकि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देने में यही समस्या है कि उसके लिए पूरी प्रॉपर स्लाइड्स बनानी पड़ती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जब इतना विश्वास करते हैं तो ये तो मेरा कर्तव्य है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अधिगम। भैया अपने शक्तिमान जी कहाँ रह गए थे? ठीक है चलिए साथियों, अधिगम क्या है? सबसे पहली बात, जब कॉलेज में पढ़ के जैसे ही अपन बीएड के लिए या एसटीसी के लिए प्रवेश लेते हैं ना प्रशिक्षण कॉलेज में, तो वहां पे ये शब्द पहली बार सुनने में आता है। मेरे साथ भी यही हुआ कि पहली बार सुनने में आया कि अधिगम। मार साहब कहो कि अधिगम पढ़ेंगे आज। जब कॉलेज से नए नए निकले थे और बीएड कॉलेज में गए थे तो ऐसे लगा कि क्या पता प्यार इश्क मोहब्बत में ये भी कोई गम होगा, इसलिए सर कह रहे कि अधिगम अधिक होगा गम तो अधिगम। लेकिन बाद में पता चला कि अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। ठीक है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना। फिर उसके बाद तो अधिगम से एक संबंध सा हो गया और अब आप लोग अब बिल्कुल इसके फैमिलियर हो चुके हो। अधिगम का मतलब सीखना होता है, क्यों बीएड करके आए हो, एक रीट ने आपको पूरा अनुभवी बना दिया है और ये दूसरी रीट आप दे रहे हो। ठीक है अब देखो इसकी परिभाषा यदि देखें, सीधी सी बात है कि साइकोलॉजी में अपन ने पढ़ा था व्यवहार का अध्ययन। अधिगम वो है जो व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। सामान्य शब्दों में ये चीज है। परिभाषा यदि देखें पारिभाषिक शब्दों में क्या चीज होती है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा परिपक्व अवस्था की ओर, भाई अपन विकास कर रहे हैं तो अपन किस ओर बढ़ रहे हैं? भाई बच्चा विकास कर रहा है, अपने ध्यान में बच्चा रहना चाहिए साइकोलॉजी पढ़ते हो जब। ठीक है, अपने ध्यान में बच्चा है तो बच्चा विकास कर रहा है, तो बच्चा किस ओर बढ़ रहा है? परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ते हुए अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब जब परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ रहा है तो कई सारे अनुभव होंगे। ठीक है, खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव होंगे, उसके द्वारा वो निरंतर कुछ न कुछ सीखता है और व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है और यही अधिगम कहलाता है। ठीक है, ऐसी परिभाषा हालांकि आती नहीं समझने के लिए, ये पूछी नहीं जाती परिभाषाएं ये इस स्लाइड वाली पूछी जाती है। ठीक है, चलिए ये समझने के लिए है कि कभी आपको भी पढ़ाने का अवसर मिलेगा, कहीं ना कहीं पढ़ाओगे तो आप इस तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे यदि देखा जाए साथियों की क्या है कि छोटा बच्चा मोमबत्ती की लौ से सीखता है। कैसे सीखता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनकी समझ अभी धीरे धीरे उनको अनुभव होते बहुत सारे, वो उनको समझाते कि ये चीज ऐसे है। देखो छोटा बच्चा है, मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाती है तो बच्चे जो होते हैं छोटे जो समझते नहीं है हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उसके लिए तो खिलौना है कोई, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और इस दरमियान उसका हाथ जलता है और हाथ जलने से एक कड़वा अनुभव हुआ कि ये जो ऐसी चीज है जो फपक फपक कर रही है अपने मोमबत्ती की, ये जो लौ है ये जलाती है। ये उसको पता नहीं है कि जला है, उसको तो ये दर्द हुआ है, जलन हुई है और रोया है एक बार चिल्ला के और बाद में सीख गया है कि इसको पकड़ूंगा तो मेरे वापस ये का ये अनुभव होगा। तो इस अनुभव से उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया कि हर चीज को नहीं पकड़ना है और खास तौर पर ऐसी चीज को नहीं पकड़ना है, ये उसने सीखा है। ये व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। पलंग से उतरने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, माए काम करती है तो बच्चे को ऐसी जगह बिठा के जाती है उतरेगा ही नहीं तो पीछे क्या आएगा, नहीं तो जा जाके पल्लू पकड़ता है, परेशान करता है।
एक तो आगे ही माओ के पास में काम ज्यादा होता है, एक बच्चा परेशान करता है, तो उसके बाद में उसको पलंग पे बिठा के चले जाते हैं। बच्चे बड़े बदमाश होते हैं ना, वो पलंग से आधी टांग नीचे लटका के उतरने की कोशिश करते हैं। ज्यादा होशियार वह नहीं, बट ठोकर भी जल्दी खावे, ठीक है। ज्यादा होशियार वह उतरने पहला कोशिश करे, कह रहा मैं तो उतर नहीं जाऊं, मेरी माँ बेटे काम कर रही है। और जब वो उतरने की कोशिश करता है, बैलेंस बिगड़ता है, धड़ाम से गिरता है, चोट लगती है, माँ दौड़ के आती है। लेकिन इस चोट ने उस बच्चे को सिखाया है कि ऐसे अपने उतावल करके उतरना नहीं है, नहीं तो लगेगी वापस। और उसके बाद उसके अंदर वो डर बैठ गया, वो बाद में सीख गया है इससे, और वो वापस ऐसा प्रयास नहीं करता। साथियों, ये है अधिगम, ये है सीखना, ये है व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अनुभव के द्वारा, अनुभव हो गया है, उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया है ये। अब इसी चीज की मनोवैज्ञानिक बहुत सारे हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। परिभाषाओं को बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, याद करने में समस्या रहती है, और मैंने आपको यह बताया है कि उनमें से 2 या 3 शब्द को छांटिए जो बाकी से अलग है, और उसी से आपका प्रश्न सही होगा। ये मेरा तरीका है, बाकी आपका तरीका और हो सकता है अलग, तो सभी के अपने तरीके हैं। मैं वही बता सकता हूं जो मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे पास है साथियों ये जादू की जप्पी, वुडवर्थ। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या है? सीखना है। सभी के आगे सीखना है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और प्रतिक्रियाएं, उन सब का अर्जन है, वो सीखना है वुडवर्थ के अनुसार। गिलफोर्ड कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, कि व्यवहार के कारण निरंतर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो सीखना है। कौन कहता है? गिलफोर्ड। आप देख लेना परिभाषाएं, आपके पास में किताबें होगी मनोविज्ञान की, देख लेना, 3-4 लाइन में लिखी हुई होगी, मैंने 3-4 शब्दों में सिमेट के दिया है। कई लोग कहते हैं ना सर परिभाषाओं की ट्रिक यही है, ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती, शॉर्ट एंड स्वीट है, जल्दी से याद हो जाएगी। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। तो स्किनर में 2 शब्द ध्यान रखने स्पेशली, कि उत्तरोत्तर अनुकूलन, ये 2 शब्द याद रखने। किस में है? व्यवहार में। सभी परिवर्तन व्यवहार में ही होने हैं, ठीक है, अधिगम में सभी। गेट्स कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन। क्या शब्द ध्यान रखने? एक ये अनुभव एवं प्रशिक्षण, इनके द्वारा व्यवहार में जो संशोधन है, जो परिवर्तन है, वो सीखना है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि नया ज्ञान, आदत व अभियोग्यता का अर्जन। अब क्रो एंड क्रो 3 अक्षर, 3 शब्दों में अपन को पढ़ना पड़ता है, तो इन्होंने दिए भी आगे देखो, नया ज्ञान, आदत, अभियोग्यता, 3 दिए, आसान है याद करना। क्रो एंड क्रो, नया ज्ञान, आदत, अभियोग्यता का अर्जन है, वो सीखना है। कॉल्विन कहते हैं कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन, कि पहले जो अपना व्यवहार बन चुका था, पूर्व निर्मित है, उसमें अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है वो है आपके सीखना। कॉल्विन, मिलता जुलता नाम है कोलगेट से। पूर्व व्यवहार अपना ये था कि कोई भी पेस्ट आए अपन को याद रहता है सिर्फ कोलगेट, तो पूर्व निर्मित जो व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन अपन ने करना है। पावलोव कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया, देखो पावलोव जहां जहां आएगा, अनुबंधन के पिता है आईपी पावलोव। पावलोव यानी अनुकूलित अनुक्रिया, कुछ ऐसे शब्द मिलने हैं, तो इनका कहना भी यही है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण। यहाँ पे आपको नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही होगी, ये जो हरी पट्टी चल रही है इस कारण, तो मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है आदत का निर्माण। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण जो है वह है सीखना। तो ये साथियों मुख्य परिभाषाएं जो अधिगम के अंदर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई लोग छोड़ देते हैं कि इसको नहीं पढ़ना, कई लोग पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होती है, क्योंकि एक टॉपिक तो है नहीं, टॉपिक बहुत सारे हैं। हमारे जैसे मास्टर तो एक टॉपिक पे कमांड करके पढ़ा देते हैं, आपको पढ़ना है पूरा का पूरा सिलेबस। तो विद्वान कौन हुए? आप, न कि मैं या मेरे जैसे कोई मास्टर, बल्कि मैं समझता हूं हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस वो अपनी क्षमता को नहीं पहचानते, यहीं पे समस्या होती है। चलिए अगली स्लाइड पे आ चुके हैं अपन। अधिगम की विशेषताएं, कि अधिगम क्या है। साथियों अधिगम यानी कि ये दिमाग में हमेशा रखना जब भी पढ़ रहे हो कि सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, वही अधिगम है, ठीक है, सीखना दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो अधिगम क्या है, सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे?
कि जैसे सीखना अपने भारत में है वैसे ही सीखना अमेरिका में है, वैसे ही सीखना दक्षिण अमेरिका में है, वैसे ही सीखना अफ्रीका में है, वैसे ही सीखना ऑस्ट्रेलिया में। सभी जगह सार्वभौमिक सत्य कहते हैं ना, सूर्य का उगना सार्वभौमिक सत्य है, मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। तो ये सभी जगह एक जैसा ही है कि अपने यहाँ पे बच्चा पहले पैदा होगा, फिर बाद में धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ऐसा है। भाई अमेरिका में क्या ज्यादा होशियार है? तो अमेरिका में यूं तो कौन है कि पहले ही गर्भ में ही बैठना सीख गयो, बाद में पैदा हुआ, एडो तो है कौन? वहां पे भी यही चीज है। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, एक तरीके से ही चलता है, ठीक है। और निरंतर मतलब अविरल चलने वाली क्रिया है, सतत चलेगी, सीखना भी सतत चलेगी, कभी रुकता नहीं है सीखना, ठीक है ना। अब जैसे मैं आज से 1.5 साल पहले YouTube पे वीडियो बनाना नहीं जानता था, आज लगभग 1.25 लाख 1,80,000 सब्सक्राइबर है, डेली बनाना पड़ता है, एक दिन नहीं बनाना, लगभग 1000 लोगों का जवाब देना है, ठीक है। पच सोचा कि यार बना दा इन बढ़िया कि 1000 लोगों का जवाब देना, बना दा। तो ये सब सीखना पड़ा भाई, पहले इतना तामझाम थोड़ी था ये स्टूडियो वगैरह का कुछ भी, लेकिन फिर सीखना। पहले तो क्या है कि अपने शुरू किया, लेकिन अब तो धीरे धीरे विद्यार्थियों की मांग हो गई, तो फिर ये सीखना पड़ता है, सारी चीजें स्लाइड बनानी सीखनी पड़ती है, बहुत सारी एडिटिंग वगैरह, वो भी क्या है कभी उपलब्धता नहीं होती है कार्मिकों की, तो वो खुद भी करना पड़ता है, तो सारा सीखना पड़ता है ना। तो सीखना कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक अविरल चलने वाली है, कभी कोई पर्याप्त नहीं है। अब मान लो कि कल कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए, या अभी मोबाइल है, ठीक है ना, कल को कोई ऐसी चीज आ जाए जो मोबाइल को भी और थोड़ा सा शॉर्ट कर दे, तो वो भी सीखना पड़ेगा। तो ये चीजें इस तरीके से चलती है। और देखो क्या है, सीखना वातावरण की उपज है, कि वातावरण के साथ में सीखने का बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान ये देना कि सीखना जो है बौद्धिक ज्यादा है, ठीक है ना, वातावरण ज्यादा बुद्धि को प्रभावित करता है, तो सीखना वातावरण की उपज है। अर्जित व्यवहार हमेशा स्थायी रहता है, कहने का मतलब ये जो हमने वातावरण से सीखा है, जो अर्जित किया है, वो हमेशा ही स्थायी रहेगा। भाई बच्चे ने आग वाला उदाहरण दिया ना आपको, उसको पकड़ने की कोशिश की, अब उसने ये अर्जित किया है, ये उसके हमेशा स्थायी रहेगा। मोमबत्ती पास में ले जाओ, वो डर के भागेगा दूर, ठीक है ना, तो ये स्थायी हो गया। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित है। सीखना कैसा है? उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित है, ठीक है ना। किसी न किसी कोई लक्ष्य को लेकर चलते हैं। मान लो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके लिए ये वीडियो देख रहे हो आप आज, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। ये आप देख रहे हो सीखना, सीखने के लिए, ठीक है। सीखना अधिगम है, वो अधिगम का मतलब है सीखना, ये सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो। यानी कि एक आपका ये उद्देश्य, मतलब इसका एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था जो निर्धारित किया था कि इसमें हमें ये सीखना है। तो ये सीखना भी क्या है? लक्ष्य निर्देशित होता है, उद्देश्य निर्देशित होता है, ठीक है। सीखने के लिए एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करना होता है। कि पहले मान लो अपन मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल के ऊपर अपन पहले जो है खत लिखते थे, ठीक है। अब अपन ने मोबाइल चलाना सीखा है, अब मैसेज खत में भी जाता था, मैसेज मोबाइल में भी जाता है। फिर मोबाइल के बाद में आया व्हाट्सएप, तो अब जो है व्हाट्सएप, अब टेक्स्ट मैसेज कौन करता है? टेक्स्ट मैसेज या तो कंपनी के आते हैं या कोई ऐसे ही अले दले के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, धीरे दिन अपने मतलब उस स्थिति में भी परिवर्तन होता है, एक तरह का स्थानांतरण होता है। सीखना एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना होता है। भाई सीखने का मतलब भी ये है, अब अपन वहां से यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह का स्थानांतरण। सीखना वृद्धि व विकास में सहायक है, बिल्कुल है। आप जितना सीखोगे आपका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों प्रभावित होगा। जितना सीखोगे उतना ही आप उसको ढंग से मतलब कर पाओगे। अरे ऐसे समझ लेना कि आपने योगा करना सीखा, योगा करना सीखा है, तो अब वो भी तो सीखा है, तो उससे शारीरिक और मानसिक दोनों में प्रभाव पड़ेगा। तो ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। समायोजन में सहायक है, किसी परिस्थिति में आप समायोजन नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें बार बार विचलित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा उसमें समायोजन करने के लिए, तो वहां पे भी ये सहायक है। अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, इस नहीं शब्द पे ध्यान देना। भाई कई जने ये समझ लेते हैं कि सीखना यानी कि विकास करना, नहीं, विकास करना और सीखना में अंतर है। मतलब विकास करना जो है, सीखना एक तरह से विकास में सहायक है, लेकिन पूरा का पूरा पर्याय वही है ये नहीं है। सीखना विकास में सहायक जरूर है, लेकिन वो ही नहीं है कि सीखा है तो यानी कि विकास कर लिया, ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये पर्याय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अधिगम का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है, यानी सीखने का क्षेत्र विस्तृत होता है, बहुत
चीजें हैं सीखने के लिए, तो इसका क्षेत्र संकुचित नहीं होकर विस्तृत होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। अब आते हैं साथियों अपन अधिगम की प्रक्रिया या सोपान पे। अधिगम की प्रक्रिया चलती कैसे है, ठीक है ना, एक एक चीज आज अपन ध्यान देंगे। प्रश्न बनते हैं यहाँ से कंसेप्चुअल, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके दिमाग में मतलब घुसेड़ दूं ये पूरी की पूरी, ये जो अधिगम का सीखना है ना वो पूरा पूरा आपके चिपका दूं दिमाग के अंदर, ये कोशिश रहेगी। अब कितना सार्थक होता है प्रयास वो तो पता नहीं, लेकिन ये घुसेगा जरूर आपके अंदर, पूरी की पूरी क्लास जो है वो पूरी दिमाग में घुसेगी जरूर। ठीक है ना, तो साथियों देखो सबसे पहला जो है अधिगम का सोपान वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा प्रथम चरण है, ठीक है, सीखने का। अभिप्रेरणा का मतलब ही यही है कि सीखने के लिए तैयार रहना, रुचि उत्पन्न होना। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, रुचि उत्पन्न होना, इच्छा जागृत होना। ठीक है, इच्छा का जागृत, भाई कोई किसी की इच्छा ही जागृत नहीं हुई, वो तत्परता का नियम है ना, घोड़े को पानी के पास ले जाए, पानी पीना नहीं पीना वो उसके ऊपर निर्भर है। तो यानी इच्छा का जागृत होना पहले जरूरी है, तब ही वो सीख पाएगा। भाई छोटे बच्चे को अपन ले जाके स्कूल में बिठा देते हैं, ठीक है, जबरदस्ती, जब आजकल तो 3 साल को प्ले ग्रुप में वगैरह डाल देते हैं, पहले 5-6 साल के जाते थे, जबरदस्ती बिठाते हैं, माँ बिठाकर रवाना होती, उससे पहले बच्चा घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी इच्छा जागृत नहीं हुई है सीखने की। ठीक है ना, वो बुम्बाड़ करता करता पहला ही माँ पहला घर पहुंच जाए, पांचों पकड़ने लगे, वो पांचों मास्टर भी ला रहे और मैडमा भी ला रहे और माँ भी ला रहे, वो पहला घर पहुंच जाए। तो ये उसकी इच्छा जागृत नहीं हुई। जब उसकी इच्छा जागृत होती है तो वो खुद तैयार होकर और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो सीखता है जाकर। तो सबसे पहला है फैक्टर अपना इच्छा का जागृत होना। फिर है साथियों बहु अनुक्रिया। जब इच्छा जागृत हो गई तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं की जाती है कि कैसे सीखा जाए, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो बहु अनुक्रिया के बाद में फिर जो है उसे एक सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन मिलता है। जैसे ठीक है, किसी चीज के लिए पुनर्बलन मिलने पर क्या होता है, पुनर्बलन मिलने पर वो उसी चीज को दोहराता है बार बार। भाई कोई चीज अच्छी की, ठीक है, एक बच्चे ने चित्र बना के अपन को बताया स्कूल में या घर पे या जब भी, और आपने कह दिया शाबाश बहुत बढ़िया, ले चॉकलेट, ये क्या मिला उसे, पुनर्बलन। अब वो बच्चों दाम है जो और 2, 3, 4, 5, 10, 15 चित्र बना पूरे दिन बताए, क्यों कि पुनर्बलन मिला है, तो बार बार वो चीज करेगा। तो इसके बाद में क्या है, पुनर्बलन, उस सीखने को स्थायी बनाने के लिए पुनर्बलन के बाद में क्या होता है, अभ्यास। फिर बार बार अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास से वो ज्ञान हो जाता है स्थायी। ठीक है, उसके बाद में फिर जो प्राप्ति होती है वो है साथियों सीखना। इन सब चीजों के बाद में जो पांचवी चीज है वो प्राप्ति होती है अधिगम यानी कि सीखने की। ठीक है, एक 2014 के एग्जाम में एक सवाल बना था, उसमें ऑप्शन ये दिया था, तो इसको भी सही देखो, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया, किया कुछ भी नहीं। प्रेरक यानी अभिप्रेरणा किससे प्रभावित रहेगी, प्रेरक, तो सबसे पहले प्रेरक है, उसके बाद में लक्ष्य है, कोई ना कोई लक्ष्य है, उसके लिए अपन को सीखना है, उसके बाद में उस परिस्थिति में समायोजन है, और उसके बाद में जो चीज प्राप्त होती है वो परिवर्तन हो जाता है यानी कि सीख जाता है। तो प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन ये पहले पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना, ये इसका क्रम पूछा था। ठीक है ना, सिर्फ आगे पीछे ऑप्शन किए थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो अब देखो साथियों, बात करते हैं वही चीज जो मैंने बताई, अभिप्रेरणा यानी कि अधिगम की पहली शर्त है अंदर से इच्छा का जागृत होना जरूरी है। उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, लिख लेना आप, चाहे ये स्लाइड आप जब नोट्स में उतारोगे इसे तो लिख लेना, चाहे नोट्स में नहीं भी उतारो तो मैं पीडीएफ दूंगा। अब यदि आपको लगता है कि इसे उतारने में समय बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जाए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। भाई जो सक्षम है वो प्रिंट में निकलवा सकते हैं, जो सक्षम नहीं है वो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, आजकल सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, जैसी सुविधा आपको तो मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। ठीक है ना, बाकी आप देखो सब कुछ तो हो नहीं सकता, सब थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहु अनुक्रियाएं यानी प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, बार बार प्रयास करना, प्रयास करने से जरूरी नहीं है कि एक ही प्रयास में सफल हो। भाई आम तोड़ना है पेड़ पे से, तो कोई हर बच्चों तो एड़ो तिकोने वालों नहीं है कि एक भाटे में आम तोड़ दे, या हर निशाने में आपका आम गिरेगा, ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा निमाल आम नहीं है जो हर निशाने में आम गिरा दे। तो वो क्या है, बार बार फेंकते हैं पत्थर बच्चे, इमली तोड़नी है चाहे आम तोड़नी, फिर एक आधा लगता है बिल्कुल सटीक और आकर गिरता आम, तो वो उन्हें प्राप्त हो गया। तो यानी प्रयास और त्रुटि बार बार कि आपके निशाना सही नहीं लगा, आपके सही लगेगा। ठीक है,
उसके बाद में देखो पुनर्बलन, पुनर्बलन प्राप्त होने पर उसे बार बार दोहराना वही चीज। अब आम प्राप्त हुआ है, उसे प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे, भाई 3 पत्थर मारने पर एक आम प्राप्त हुआ था, अब वो 30 मारेगा, ठीक है ना। अब सक्सेस कितना होगा वो पता नहीं। अभ्यास, अभ्यास यानी कि किसी कार्य को दोहराया जाए तो वो भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि अपन देखो, आप लोगों को हम जैसे यहां से कई बार ऐसे रणनीति के वीडियो बना के बताते हैं ना, उसमें बार बार कहा जाता है कि साथियों अभ्यास करें, रिवीजन करें, रिवीजन करें बार बार। क्यों? क्योंकि ये जीके वगैरह ये सब चीज ऐसी है कि आप लगातार आगे बढ़ोगे, पीछे वाला सांप होता जाएगा, ठीक है। पीछे मुड़ के देखोगे कि सेना कहां गई, कि है ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है बार बार रिवीजन करें। तो अभ्यास जब तक मतलब वापस नहीं दोहराया जाएगा तब तक वो स्थायी नहीं होगा। तो स्थायी करने के लिए बार बार दोहराना भी जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। फिर जो प्राप्ति होती है वो अधिगम की, उपरोक्त चारों क्रियाओं के बाद में अधिगम की प्राप्ति होती है। डिशेल महोदय है वो थोड़ा सा अलग बताते हैं चरण। तो उसमें क्या कहा है, अभिप्रेरित व्यक्ति, बात तो वही है, अभिप्रेरणा है सबसे पहला अपन ने पढ़ा, ये कह रहे हैं कि अभिप्रेरित व्यक्ति है। फिर क्या है, मार्ग में बाधाएं हैं, ये कहते हैं कि मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएगी, ठीक है। उसके बाद में उन बाधाओं को पार करने के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं की जाएगी। विभिन्न अनुक्रिया में से एक सही अनुक्रिया होगी और उसमें से उसके बाद में उसे प्राप्त होगा उद्देश्य, यानी कि जो सीखना था उसे वो प्राप्त होगा। ये है इनके अनुसार, ठीक है। यहां पे अपना ये एक पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो अधिगम के प्रकार। अधिगम वैसे 3 प्रकार के, ठीक है। एक तो है संज्ञान मूलक, यानी कि मानसिक प्रत्यक्षात्मक या विचारात्मक अधिगम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है साथियों, इसमें सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी होती है, यानी कि जो स्वपठन है उसमें उपयोगी है, ठीक है। ज्यादातर जो फैक्चुअल जानकारी होती है वो इसके अंदर होती है। जो संज्ञान मूलक यानी मानसिक प्रत्यक्षात्मक, जो अपने सामने है, मानसिक मस्तिष्क के जो सामने है वही चीज, ज्यादा सोचना करना नहीं है, सीधे तथ्य मिले उन्हें याद करना है, ठीक है। गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम में क्या होता है कि अभ्यास का अधिक महत्व है। गत्यात्मक यानी कि गति, बार बार अभ्यास करने का ज्यादा महत्व है इसके अंदर, ये दूसरी तरह का है। और तीसरा है भावात्मक यानी कि संकल्पनात्मक अधिगम। भाई भावना, इसमें क्या होता है कि भावनाएं बदलती है, बार बार अपने विचार बदलते हैं, ठीक है। विचार कैसे बदलते हैं कि मान लो एक व्यक्ति, अपन किसी गली में गए, एक व्यक्ति है जो जिसे उसके माँ बाप ने या घर वालों ने किसी ने भी पीट कर घर से बाहर निकाला, अपनी पहली विचारधारा उसके प्रति ये बनती है कि बेचारे के साथ में बहुत बुरा हुआ, ऐसे कैसे घर वाले निर्दयी, बेचारे को मार पीट के बाहर निकाल दिया, ठंड में गर्मी में यहाँ बैठा है। जितने में पास में गली में से एक दूसरा भाई आया, वो कह के इसको निकाल दिया बाहर, तो कहे हाँ यार बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा नहीं, बहुत सही हुआ है, दारूड़ी हो एक नंबर को, घर में झगड़ा कर तो, यूं कर तो, वो कर तो, मारा कुटा कर तो, सही है, बराबर सजा मिली। अपनी भावनाएं सीधी बदलती है उसके प्रति, अरे सही निकाला है, लकड़ों में निकाली। तो अपनी भावनाएं जो है बार बार किसी चीज के प्रति बदलती है, वो जिस तरह का सीखना होता है वो आता है भावात्मक या संकल्पनात्मक अधिगम के अंदर। तो 3 तरह के हुए, इसमें से भी प्रश्न देखो बनने की संभावना है कम। मैं आपको वापस वो भी बताता हुआ चल रहा हूं, जहां ज्यादा है जहां कम है सब, भाई नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकते, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा कैसा बनेगा ये तो सिर्फ एग्जामिनर जानता है। तो संज्ञान मूलक सबसे पहला हो गया, मानसिक प्रत्यक्षात्मक। फिर गत्यात्मक, गति के द्वारा सीखना है, ठीक है। अभ्यास यानी कि जैसे नृत्य सीखना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, और कोई खेल सीखना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, उसमें गति महत्वपूर्ण होती है। और फिर है भावनात्मक या भावात्मक, ठीक है। तो ये 3 तरह के हो गए आपके अधिगम के प्रकार। फिर साथियों बात करते हैं अधिगम की प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रियाएं कैसे कैसे, यानी कि सीखने के मॉडल कैसे कैसे। 2 तरह के मॉडल सीखने के होते हैं, ठीक है। एक तो है बैंकिंग मॉडल, जिसको कहते हैं रट्टा मारना, सीधी सी बात। दूसरा है रचनावादी मॉडल। रचनावादी यानी रचनात्मक है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से शोध करेगा, थोड़ी बहुत जानकारी जुटाएगा, अभ्यास करेगा, भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करेगा वगैरह। बैंकिंग मॉडल क्या है, बैंक क्या काम करती है, हमारे पैसे हमने जमा करवाए, वो ऐसे कैसे जमा हुए, भाई 50-50 हजार की 2 गड्डियां जमा करवाई। कल्पना करना कि आपने 50-50 हजार की 2 गड्डियां जमा करवाई, भाई कल्पना करने से भी अनुभूति आपको अच्छी आएगी, ठीक है। तो 2 गड्डियां जमा करवाई, वो 50 हजार की ऐसे कैसे जमा होगी। जब भी चाहिए आपको 50 हजार की वापस आपको मिलेगी, चाहे वो क्यों नहीं मिले, लेकिन मिलेगी 50 हजार की, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूं समझ लो कि
पुस्तकों में से एक ज्ञान के भंडार को अपने दिमाग में ऐसे का ऐसे रखा है और एग्जाम में जाकर ऐसे का ऐसे उसके अंदर उतार दिया है। ये ज्यादातर जो है आपके जो स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, उसमें ज्यादा काम में लेते हैं बच्चे। ऐसे कैसे रट्टा मार के जाते हैं और उसमें ऐसे कैसे लिख के आ जाते हैं वापस हूबहू, ठीक है। और 8वीं 10वीं में आप काफी सारे बच्चे देखोगे जो पासबुक या किसी किताब या उसमें से हूबहू एक एक शब्द ऐसे का ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या है, बैंकिंग मॉडल से पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ऐसे का ऐसे रट्टा मारते हैं। और दूसरा जो है वो रचनावादी मॉडल है, जो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा काम में लिया जाता है, कि उसमें इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल, यानी कि इसमें तर्क किए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है, अनुभव और टुकड़ों में बांटकर सीखना वगैरह ये सब। अब आप लोग जो है टाइम टेबल बना के पढ़ते हो, आप किसी एक पुस्तक पे निर्भर नहीं रहते हो 2-3 पुस्तकों पे, आप किसी एक शिक्षक पे निर्भर नहीं रहते हो 2-3 शिक्षकों। कई बार कमेंट, सर हमको तो उन्होंने तो ये पढ़ाया था, फलानी कोचिंग में ये पढ़ाया, आपने ये पढ़ाया, सही कौन सा है भाई? कई बार तो हमें भी आप कंफ्यूज कर देते हो कि यार सही कौन सा है, कहीं हमने तो गलत नहीं पढ़ा दिया। और फिर इसके लिए क्या है, फिर आपको तो मशक्कत करनी है, हमको भी करनी पड़ती है कि यार क्या है, इतना सब देख भाल के पढ़ाया पूरा, लेकिन उसके बाद भी ये कैसे शंका आ रही है। तो उसके बाद में क्या है, आप लोगों के साथ साथ में हमारी भी माता बच्ची वापस होती है कि आखिर में है कहाँ गड़बड़। ठीक है, मान लो टेस्ट सीरीज में कोई टाइप गलत हो गया एक सवाल, तो 10 मैसेज पक्के आएंगे, ठीक है, गुरु जी वो गलत दे रखे हो, और यहाँ क्या तैयारी हुई, हमारी तैयारी बिगड़ जाए और इस तैयारी बिगड़ने के जिम्मेदार आप होंगे। अरे यार हाची कर ही रहे, इतनी तैयारी कराने बाद में भी जिम्मेदार गलत होने में, सही होने रो जिम्मेदार मैं कौन, पर गलत होने रो जिम्मेदार गुरु जी थे वो ना करत। अरे ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये स्टूडेंट्स की फितरत होती है और मास्टर भी आदत पड़ जावे ऐसा सब सुननी के ए छोरा कहवेला जरूर, ठीक है, छोरा क्या छोरिया ज्यादा कहवे आजकल, ठीक है। देखो तो ये क्या है, ये फिर आपको क्या है, इस मॉडल पे पढ़ना है, प्रोग्रामिंग मॉडल पे पढ़ना है। प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या है, तर्क तो आप बहुत करते हो, ठीक है, धन्य हो, तर्क तो बहुत करते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, चिंतन मनन करना है, चिंतन और मंथन खुद करना है, ठीक है। अब जैसे मेरे से आस ज्यादा रखोगे तो 1,80,000 व्यक्ति यदि 1 मिनट में एक मैसेज भी दागेगा तो मैं घायल हो जाऊंगा, ठीक है ना, फिर मैं पढ़ाने के लायक नहीं रहूंगा यहाँ, तो वो इतने वो प्रतिक्रियाएं नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो बना के बता देते हैं भैया ये चीज है, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज डाल देते हैं कि ये है। आपको क्या करना है कि प्रोग्रामिंग मॉडल पे खुद चिंतन मनन करना है। मान लीजिए हमसे भी कोई गलती हो गई तो उस चिंतन मनन से आपको होगा अनुभव, और उस अनुभव से बाद में क्या है, आप सीख जाओगे, ठीक है, टुकड़ों में बांटकर सीख जाओगे। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब क्या है, इसमें उदाहरणों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब जैसे अपनी क्लास है, ये अधिगम की क्लास है, मैंने अभी तक की क्लास में आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए, तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल है, इसमें उदाहरण का प्रयोग ज्यादा होता है और ये ज्यादा कारगर भी सिद्ध है, ठीक है, कारगर सिद्ध होता है, ठीक। अब एक तो क्या है, ऐसे कैसे मैं ये लिखी हुई है कह देता, या फिर स्लाइड आपको सीधी पीडीएफ दे देता क्लास के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, क्या भैया ये पढ़ लेना, तो वो क्या है, सीधा सीधा, अब आपने उस पर समझा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है रचनात्मक है, पूरी तरीके से आप समझ पाते हो। तो ये है साथियों प्रतिक्रिया है, ठीक है। इन बात रो बुरो लगे की कर सका लाग सके, ठीक है। चलिए, सीखने की अवस्था है, सबसे पहला है साथियों प्रारंभिक अवस्था। 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, ठीक है। अब कोई भी है, कोई दौड़ना भी शुरू करेगा ना, तो पहले प्रारंभिक, फिर मध्य अवस्था आएगी, फिर अंतिम आएगी, ठीक है। हर चीज की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। देखो प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभ में गति तेज होती है सीखने के, बाद में जरूरी नहीं, हो भी सकती है जरूर। आप धावक से ही उदाहरण के तौर पे ले लो कि स्टार्ट में मैं ना बहुत तेजी से भागेगा क्योंकि फ्रेश है बिल्कुल, फिर भागेगा, मध्य में फिर धीमे पड़ जाएगा, लास्ट में वापस थोड़ा सा जोर लगा देता है, लेकिन वो जितनी ताकत बची होती है उतना ही लगाता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रारंभ में गति तेज होती है, लेकिन जरूरी नहीं भाई कोई सब तेज भागे, जरूरी थोड़ी है, तो सब तेजी से सीखे ये जरूरी थोड़ी है भाई। प्रारंभ में तेज सीखते हैं, जब भी फ्रेशर्स, कोई आपने अपने कंपटीशन के दौर की जब भी तैयारी पहली स्टार्ट की होगी बड़े शिद्दत से, तन्मयता के साथ, तो आपको स्टार्ट में सब याद रहते होंगे, यानी कि जो पढ़ा वो सीधा छपा है ऐसे याद रहता था। फिर समय निकलता गया, थोड़ी सी बुजुर्गियत आती रही, तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब बार बार पढ़ते तो भी याद नहीं होता है भाई, क्या हुआ, सॉफ्टवेयर खराब हो गया या कोई दूसरी चीज हुई, समझ में नहीं आता। तो ये कुछ नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया है, इसमें होता है साथियों ये, वह आप
लोगों को अब पता चलेगा कि हाँ ये हो रहा है। तो मध्य अवस्था ये है साथियों कि इस अवस्था में उन्नति हो जरूरी नहीं, प्रारंभ में तो होगी, क्यों आप उस समय कोरा कागज हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो उन्नति निश्चित तौर पे होनी है। ठीक है, फिर एक थोड़ा बहुत सीख लेते हो, उसके बाद में उन्नति हो ये जरूरी नहीं है। और लापरवाही, ध्यान विचलन आदि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक सब, तो उससे अवनति भी हो सकती है, उससे अवनति भी हो सकती है। घबराने की बात नहीं है, ये सामान्य है। ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम 3 दिन रहेंगे, ये दवाई लेना, ठीक हो जाएंगे, वो वाली बात है। अंतिम अवस्था जो है साथियों, सीखने की गति धीमी पड़ जाती है लास्ट में। अब जो अवस्था चल रही है आपकी, यानी कि अब 10-12 दिन बचे हैं, अब आपको लगेगा कि सर हम तो मतलब इतना पढ़ रहे हैं, अब पहले के मुकाबले तो अब हम 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं वो याद ही नहीं हो रहा है। तो भैया ये सीखने का आपके पठार आ चुका है, अब आखिर में जितना आपके पास में जितना सीखना था ना सीख गए हो, अब उसको तो बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना है बस। तो यहाँ पे जो है सीखने की गति धीमी पड़ जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्या होती है, चरम अवस्था होती है। जितना सीखना था ना आप काफी सीख चुके हो, ठीक है, अब तो इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। भाई आप और सीख के एक ही चीज को कितना सीखोगे, वो वाली बात है। तो ये सीखने की कितनी है, 3 अवस्थाएं हैं। भाई मुझे जितना समझ में आ रहा था उतना समझा रहा हूं, और अधिगम के अंदर ये इतना ऐसे ही होता है। बाकी ये है कि बहुत ही लेवल का कोई प्रश्न आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी इससे लेवल इन चीजों से क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अब साथियों बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारक है बुद्धि, कि भाई तीव्र बुद्धि वाले लोग हैं आप जैसे विद्वान साथी सभी, तो वो क्या है, जल्दी सीख जाते हैं और लंबे समय तक याद रहता है उन्हें। ठीक है, आप लोग अपने आसपास भी कोई देखते होंगे कि सर ये तो बहुत जल्दी सीख लेता है, इसको तो तुरंत याद होता है, और ये याद भी लंबे समय तक रहता है, इसको क्या पता कौन सी कंपनी की बादाम खाता है। ठीक है, तो ये बुद्धि फैक्टर है। और मेरे जैसे मंद बुद्धि जो भी सीखते भी देरी से, एक तो कोई भी चीज 10 बार पढ़नी पड़ती है और उसके बाद में भूल भी जल्दी जाते हैं। भाई गांधो तो अटे है ना, भूले भी जल्दी पाचो। तो यहाँ पे क्या है कि बुद्धि प्रभावित करती है कि भाई किसी के अंदर कैसी बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है कि कैसी है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। ये प्रभावित, सीखने को प्रभावित करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो स्वास्थ्य और उम्र बहुत प्रभावित करते हैं। एक आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है जो पढ़ने बैठा है, उसे बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें याद होगी। एक कोई रोगी मरीज बैठ गया, ठीक है, उसे जल्दी याद होगी नहीं, क्योंकि आधा ध्यान तो बीमारी में जाएगा, आधा बेचारे का शरीर साथ नहीं देता, तो आखिर में होगा क्या। ठीक है, आखिर पढ़ना है वो मजबूरी, वो बात अलग है, लेकिन आखिर में करेगा कितना, एडजस्ट करेगा बेचारा। पहला सुख ही नहीं है, वो पहला सुख निरोगी काया है, और वो ही नहीं है तो फिर वो आखिर में क्या करे। तो फिर स्वास्थ्य और उम्र भी प्रभावित करती है। जब वो एक फ्रेशर रहेगा बिल्कुल ही, है ना, केएल राहुल टाइप, तो वो ऋषभ पंत टाइप, तो वो मतलब आते ही धड़ाधड़, अब जैसे कंपटीशन की बात करें तो वो मतलब बहुत फास्ट, क्योंकि उसकी उम्र है ये सीखने की, है ना। और एक जो सचिन तेंदुलकर, थोड़ी सी उम्र होगी, ठीक 30-35 के दौर में चल रहे हैं, 34-35 के दौर में, तो उन्होंने एक तो अनुभव तो लंबा लिया है, लेकिन उम्र प्रभावित करती है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिम्मेदारियां बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है कि हमारी यार उम्र निकलती जा रही है, अब नहीं हुआ तो कब होगा, ये वाले विचार आते हैं मन में, 100% स्वाभाविक है, आएंगे। ठीक है, तो इन विचारों को दूर रख के पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है, जो होना है वो हो गई। ठीक, तो ये है, तो ये प्रभावित करती है। देखो 1931 में स्वार्ज ने एक अध्ययन किया और बताया कि सामान्य स्वास्थ्य वाले रोगी की अपेक्षा तेजी से सीखते हैं। ठीक है, फिर साथियों बात आती है अभिक्षमता की, जो होता है एप्टीट्यूड। एक तो है एप्टीट्यूड और एक है एटीट्यूड। ठीक है, आज की तारीख में अपार दिमाग में एटीट्यूड की परिभाषा सिर्फ एक ही है कि कोई जवाब नहीं दे, या किन पाड़ कोई गाड़ी आड़ी है और वो मतलब यूं थोड़ो ऊंचो दे के गियो प्रो, तो अपार दिमाग में सीधो ओके एटीट्यूड की तो यार में वो परिभाषा अपन ने बना दी है। जबकि एटीट्यूड का मतलब देखा जाए तो होता है प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है, वो सीखने के प्रति कैसा है, वो सब। चलिए बात करते हैं अभिक्षमता की। अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, ये क्या है, जन्मजात प्रतिभा। एप्टीट्यूड क्या होती है, जन्मजात होती है, अभिक्षमताएं जन्मजात होती है। अभिक्षमताएं बहुत तरह की है, जैसे यांत्रिक है, बहुत सारी, कलात्मक है, यांत्रिक है, शारीरिक है, बहुत सारी है। तो अभिक्षमताओं में यदि देखो क्या साथियों, कलात्मक, यांत्रिक, संगीतात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये सारी अभिक्षमताएं हैं, बहुत सारी होती है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसी अभिक्षमता ज्यादा होती है ना, वो उस तरह का जल्दी सीखता है। भाई सचिन तेंदुलकर में क्रिकेट वाली, खेल वाली ज्यादा थी, तो वो क्रिकेट जल्दी सीख गया। लता मंगेशकर में संगीतात्मक थी, तो वो संगीत जल्दी सीखे। भाई अब उनको ही क्रिकेट के लिए कहा जाता, लता मंगेशकर को तो वो जल्दी नहीं सीख पाते क्योंकि उनके अंदर ये अभिक्षमता कम थी। तो एप्टीट्यूड प्रभावित करता है, सीखने की जो अभिक्षमताएं हैं वो प्रभावित करती है, और ये जन्मजात होती है। सीखने की तत्परता, तत्परता क्या है? सीखने की रुचि है, ठीक है ना। वही चीज है कि बच्चे को स्कूल में ले जाके बिठाया, घोड़े को पानी के पास ले जाया, तत्परता बहुत बार आएगा, ठीक है ना। क्योंकि तत्परता जो है, अभिप्रेरणा वगैरह, इनमें सीखने की पहली शर्त है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे तत्परता जिसके अंदर ज्यादा सीखने की होगी। अब जैसे एक तो क्या ना, आप यही साइकोलॉजी का वीडियो किसी को, जिसको विचारधारा कुछ अलग है या कोई जबरदस्ती बता रहे हो कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं देख, तो उसके अंदर तत्परता नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा, उसको अंदर कई कमियां लगेगी, ठीक है। और जिसके अंदर तत्पर है, जो सीधा इंतजार करते हैं कि सर का वीडियो आने वाला है, हमारा ये चैप्टर पूरा दिमाग में चिपक जाएगा, तो वो उनके लिए कारगर सिद्ध है और वो उनको वापस देखने का काम नहीं है वो। तो ये है तत्परता, यानी कि जितने तत्पर हैं आप उस चीज के प्रति, वो आपको उतना ही जल्दी सिखाएगा। अभिवृत्ति या प्रकृति, या इसे कहा जाता है एटीट्यूड, ठीक है। अपार दिमाग में एटीट्यूड को मतलब एक ही है कि तो घमंडी है रे, वही हो चाहता क्या एटीट्यूड की तो बतावे। और कॉलेजों में बहुत चलता है, भाई किसी युवक ने किसी युवती को बताया, बुलाया, नहीं बोली तो क्या एटीट्यूड की तो है रे, में आगे ब्लड दे रहे, और ऐसे कैसे बहुत सारी चलती है, ठीक है ना। बौद्धिक स्तर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर सीखने की प्रकृति कैसी है, वो सीखने के प्रति कितने, उसके मतलब सीखने के लिए वो कितना तत्पर है, वही चीज हो जाएगी इसमें भी कि वो ये प्रभावित करेगा उसके सीखने या नहीं सीखने के ऊपर, ठीक है ना। अब अपने दिमाग में जो है एटीट्यूड वो अलग है, ये है कि उसको उसकी सीखने की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। वो इसके प्रति सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये प्रभावित करेगा, ठीक है। और ये बौद्धिक स्तर के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। फिर बात करते हैं साथियों परिणाम और प्रगति का ज्ञान। भाई कोई सीख रहा है, कोई भी व्यक्ति, और जब अब देखो आप जैसे कि टेस्ट सीरीज या कोई भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, या कहीं से भी अभ्यास कर रहे हो, तो आपको यदि रिजल्ट ना बताया जाए, या आपने सही किए गलत किए वो बता दिया, आपको रिजल्ट ना बताया जाए, आपने पेपर दिया है सिर्फ, आपको रिजल्ट पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम हॉल से भी पेपर देकर निकलते हो ना, 120 प्रश्नों का पेपर है, आपको लगेगा कि मैंने 110 तो बिल्कुल सही किए हैं, बस तक पहुंचे तो 100 सही रहे, पीछे घर तक पहुंचे तो 80 सही रहे हैं, आंसर की आई तो 60 सही रहे हैं। तो वो वाली तो देखो फितरत सभी के साथ होती है। लेकिन यहाँ पे यदि परिणाम का जैसे अभ्यास करते हो, परिणाम का ज्ञान होता है, तो आपको पता होता है कि सुधार की गुंजाइश कहाँ है, कहाँ पे गलतियां की जा रही है, तो वो सीखना ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। इस पर देखो क्या है कि परिणाम और परिणाम का जो ज्ञान है वो सीखने की गति बढ़ाता है, ठीक है ना। अब देखो ब्रूक और नॉर्वेल ने एक अध्ययन किया 1922 में कक्षा 6 के विद्यार्थियों पर, और उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप बनाए, कक्षा 6 के ए और बी दो ग्रुप बनाए, एक मतलब दोनों को सेम पढ़ाया है, ठीक है, बिल्कुल समान पढ़ाया, सब कुछ बराबर है। सिर्फ क्या किया कि एक ग्रुप को तो हमेशा उनको ज्ञान करवाया जाता था कि आपका परिणाम ये है, आपकी प्रगति इतनी है, दूसरों को अंधेरे में रखा जाता था। तो देखते हैं बाद में कि सीखने के मामले में जिनको ये ज्ञान करवाया जाता था वो ज्यादा सीखे हैं, अच्छा सीखे हैं, और जिनको नहीं करवाया जाता था वो कम सीखे हैं। तो ये प्रभावित करते हैं, ठीक है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक है। मेरे ख्याल से इस क्लास के बाद में आपको वापस प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने की आवश्यकता शायद ही पड़े, क्योंकि लगभग सारे कवर कर लिए मैंने, ठीक है। सीखने की विधि, ठीक है, सीखना साथियों, सीखना कितना सही है अथवा नहीं वो सीखने की विधि के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। सीखने की विधि से मतलब क्या है, अब जैसे अपनी क्लासेस है तो उसमें ज्यादातर आपको ट्रिक्स वगैरह याद करने की ये बताई जाती है। भाई कोई अन्य क्लासेस भी होंगी जो कंसेप्चुअल ज्यादा चलती हो, या सब अलग अलग है। कोई विद्यार्थी सोकर पढ़ता है, कोई बैठकर पढ़ता है, कोई नोट्स बनाकर लिख कर पढ़ता है, कोई सीधे पढ़ता है डायरेक्ट, कोई किताब में ही लिखता है मेरी तरह। तो सबकी अलग अलग है, तो सीखने की विधियां भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये भी प्रभावित करने वाला एक कारक है। फिर साथियों अध्यापक की संप्रेषण योग्यता। संप्रेषण योग्यता का मतलब क्या है, भाई मैं आपसे संप्रेषण ही तो कर रहा हूं। भाई एक तो है संप्रेषण योग्यता, यह है कि एक तो देखो बिल्कुल ऑफिशियल जैसे कोई लैंग्वेज बोलता है या वो भी उसकी संप्रेषण योग्यता है। एक मेरे जैसा कोई देसी है तो बार बार बीच बीच में मारवाड़ी भाषा
और देसीपन ले आता है। तो वो भी देखो, जो जो इसको पसंद करते हैं उनको तो बहुत बढ़िया एकदम सीधा दिमाग में बैठेगा कि हाँ, अब मेरे भी साथ हुआ था ऐसा कि बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह जी ने उसके उनके समय बनी। ठीक है, एक गुरु जी कह दियो कि डूंग जी बनाई रहे, बीका जी भुजिया कौन बनाई कि डूंग जी बनाई रहे। और वहां दिमाग, मतलब वह चीज आज भी दिमाग में छपियोड़ी है कि बीकानेरी भुजिया कौन बनाई कि डूंग जी बनाई रहे। बस ये होती है संप्रेषण योग्यता की। संप्रेषण कैसा है, वही है कि स्टूडेंट सीधा कितने कनेक्ट हो पाते हैं, आपकी संप्रेषण के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। और मैं, क्योंकि मातृभाषा जरूरी है स्कूलों में भी और बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो मैं जैसा आपको यहाँ पे क्लासेस देता हूं वैसे ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो उन्हें भी इस तरीके से समझाता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मेरे पीरियड का, क्लासेस का इंतजार करते हैं और मजा भी आता है पढ़ाने का, क्योंकि बच्चों को भी मजा आता है, बच्चों के चेहरे खिलते हुए देखते तो अपन को भी मजा आता है। तो बस यही है कि थोड़ा बहुत टापो टिपो करदा अपारजित सामर्थ्य वो तो करदा। ठीक है, तो ये क्या है, संप्रेषण योग्यता प्रभावित करती है। फिर क्या है, अंतिम पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, अध्यापक का विषय पर अधिकार। ये बहुत जरूरी है भाई, आपका विषय पर अधिकार है और आपको चाहे 2000 स्टूडेंट की क्लास में खड़ा कर दिया जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर कोई घबराहट या कुछ भी नहीं होगा। आपका विषय पर अधिकार नहीं है, आप 10 स्टूडेंट के सामने ही खड़े हो तो आप हिचकिचाओगे, आपको बोलने में थोड़ा संकोच होगा, क्योंकि विषय पर अधिकार नहीं है। आपको पता है कि मैं सीमित ज्ञान के साथ पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे ये जरूरी है कि जितना आप मतलब उस सब्जेक्ट के प्रति अपना नॉलेज रखते हो ना, वो विद्यार्थियों को सिखाने में भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। भाई हमारे दिमाग में भी एक शिक्षक की छवि हमेशा किसी न किसी अध्यापक की याद रहती है, जिनसे हम चाहे बचपन में पढ़े हो लेकिन वो हमें अभी भी याद है। तो वो किस कारण है, उन मास्टर जी का विषय पर अधिकार के कारण। ठीक है ना। अब मास्टर कहते भी क्यों है, भाई मास्टर का मतलब भी तो यही है कि वो इस विषय का बहुत बड़ा ज्ञाता है। ठीक है ना। भाई मास्टर, आजकल तो अपार कि मास्टर ने मारसा कर दिया, कि मारसा क्यों, कि मारे जी को मारसा। भाई डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या डॉग सा है कि नहीं है, अब डॉग सा मतलब समझ रहे हो, डॉग सा, और है क्या, डॉक्टर साहब। यहां पर क्या है, मास्टर साहब या मास्टर जी, मारसा, अरे मारसा क्यों करे, बोलो हम मारसा ही कर दिया है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं साथियों। तो मास्टर जी कहते ही क्यों हैं अध्यापक को, क्योंकि उनका विषय पर अधिकार होता है। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ रहा है भाई। अभी आप लाइव तो हो नहीं, लेकिन कमेंट करके बताओगे आ रहा है या नहीं, तो ज्यादा बढ़िया आपको अच्छी तरीके से। और भाई हमारे अंदर भी तो यहाँ मास्टर बनने के लिए फिर सुधार करना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें आती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये जो मेगा क्लास होती है ना, आप लोगों के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन ये हमारे जैसे मारसा जो होते हैं ना, उनके मारवाड़ी में क्या तो आटा निकाल देवे, यानी कि हालत खराब होती है। क्योंकि देखो सीधा सीधा आगे यदि पढ़ाना होना तो बहुत आसान है, 4 घंटे की क्लास भी मैं दे दूं, लेकिन ये चीज है जो पहले तो यहाँ पे मेहनत करनी है स्लाइड बनाने में, उसके बाद में 2 घंटे यहाँ मेहनत और करनी है, लेकिन रहते ही, लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा आती है आप लोगों के द्वारा। वो यदि नहीं होना, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे बताते हैं, है ना, तो तारीफ किसको पसंद नहीं होती है, तो इंसान की फितरत है। तो वो चीज क्या है कि और अच्छा निरंतर अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, तो फिर कर लेते हैं जैसे तैसे, जितना होता है उतना कर लेते हैं। चलिए साथियों आते हैं अधिगम स्थानांतरण पर। स्थानांतरण का मतलब क्या है, स्थान का अंतरण, यानी कि स्थान का बदलना। ठीक है, ये मुख्य तौर पर 3 प्रकार के हैं, लेकिन इनके उपभाग है और अलग अलग। सबसे पहला है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, ये क्या है कि यदि पूर्व अर्जित ज्ञान है साथियों, वो आपका नए ज्ञान को अर्जित करने में सहायक है, मदद करता है, तो वो आपका धनात्मक स्थानांतरण है। किसका स्थानांतरण है, सीखने का। ठीक है, तो वो आपका क्या है, धनात्मक स्थानांतरण। उदाहरण के तौर पर कि साइकिल चलाने का ज्ञान है, तो आप बाइक चलाना सीखने में आपके मदद करेगा। क्यों मदद करेगा, आपको हैंडल संभालना आता है, आपको सड़क पे चलने की जानकारी है, तो कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। और उदाहरण देखें कि आपको जोड़ बाकी का ज्ञान है,
तो आपको कहीं भी भेज दें, आप बाजार का हिसाब आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे आप जहां पे मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं ना, यहाँ पे आपको आप शब्द की जगह बच्चे का समझना है, ठीक है ना। कहीं भी वहां बच्चे का ही ध्यान में रखना है। मैं तो आप कहूंगा, मेरी तो आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ बाकी गुना भाग का ज्ञान है, तो आप बाजार में जाकर कहीं पे भी हिसाब कोई भी जो है वो कर सकते हो। यानी चित्रकला का साथियों ज्ञान है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए मूर्तिकला सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी कि ये ज्ञान चित्रकला का उसे मूर्तिकला सिखाने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये क्या है साथियों, ये है पॉजिटिव आपके स्थानांतरण है, ठीक है। फिर ये चलिए, हिंदी व्याकरण की जानकारी होने पर संस्कृत व्याकरण अच्छी तरीके से मतलब जल्दी से सीख पाता है। तो ये भी क्योंकि संज्ञा सर्वनाम वगैरह जल्दी से सीख पाता है। तो भाषा यानी कि भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी या जो भी है, तो भाषा का ज्ञान, एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होता है। तो ये भी धनात्मक यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। कुल मिला के कोई भी ज्ञान है जो पहले से अपने पास में है और नया कुछ सीखना है उसमें सहायक है, तो वो आपके धनात्मक स्थानांतरण है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक, ठीक है। यानी पूर्व अर्जित जो ज्ञान है साथियों, वो नए ज्ञान को सीखने में बाधक बने, कहीं ना कहीं वो उससे बाधा आती है, तो वो आपके इसके अंदर चला जाएगा, आपके नकारात्मक स्थानांतरण के अंदर, ठीक है। उदाहरण देखें तो बिना गियर वाली गाड़ी चलाने पर, बिना गियर वाली गाड़ी चलानी आपको आती है, आपकी आदत है, लेकिन आपके पास जैसे गियर वाली गाड़ी आती है तो फिर परेशानी होती है। यानी कि वो कहीं ना कहीं बाधा बनता है, उसके अंदर बाधक है, तो ये नकारात्मक स्थानांतरण है। बाधक क्या बनती है पता है, कि बिना गियर वाली जैसे स्कूटी एक्टिवा वगैरह आती है, उसमें हाथ में ब्रेक होते हैं और गियर वाली के अंदर आपको एक क्लच दबाना पड़ेगा। तो बार बार वहां पे अपने तो क्या है, ब्रेक दबाने की आदत हाथ में होती है ना, पैर में होती नहीं। या फिर आप गियर वाली चलाए हो और फिर स्कूटी चलाओगे तो फिर वहां पे भी आपके लफड़ा होगा, क्योंकि पैर में ब्रेक होते हैं बाइक पे, तो आप वहां स्कूटी पे कितना ही पैर दबाओगे, आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है आगे। हाँ, तो फिर बाद में ये जो है उदाहरण उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे उदाहरण होते हैं। टाइपराइटर का अभ्यस्त व्यक्ति है, उसे लैपटॉप चलाने में बहुत समस्या आती है, ठीक है ना। क्यों, टाइपराइटर तो गबा गब बहुत फटाफट फटाफट टकाटक करते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसके बटन थोड़े हार्ड होते हैं, और लैपटॉप के देखो बिल्कुल सॉफ्ट है ना, कवड़ा कवड़ा बिल्कुल। और वो टाइपराइटर वाले को मतलब डायरेक्ट दिया ना, इतनी जोर से करेगा ना, कीपैड पूरा का पूरा निकल के लैपटॉप का बाहर आकर कहेगा कि भैया रुक जा, टाइपराइटर कौन है और लैपटॉप है, ठीक। तो यहाँ पे यानी कि टाइपराइटर का अभ्यस्त जो है वो उसे लैपटॉप चलाने में थोड़ी सी बाधा आएगी, ठीक है ना, वो धीरे धीरे सीखेगा। तो यहाँ पे ये भी होता है। फिर देखो जैसे किसी को दिल की समस्या है, दिल की समस्या से मतलब कोई और मत लेना, हृदयाघात, ठीक है ना, हार्ट अटैक। यानी कि किसी को दिल की समस्या है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको धीरे धीरे चलना है, आपको ज्यादा तेज नहीं चलना है, लेकिन उसकी आदत है तेज चलने की। अब डॉक्टर के सलाह के बावजूद भी वो तेज ही चल पाता है, धीरे चलने में उसे थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे भी नकारात्मक स्थानांतरण के अंदर आएगा, ठीक है साथियों। ये और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन इतने काफी है समझने के लिए। शून्य स्थानांतरण, शून्य में क्या है, जैसा इसका नाम है वैसा ही स्थानांतरण की अनुपस्थिति होती है, कि न पॉजिटिव है न नेगेटिव, न तो सीखने में सहायता करेगा और न बाधा करेगा, कि राम जाने। तो यहाँ पे क्या है, पूर्व अर्जित ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में न तो सहायक है और न बाधक है। अब जैसे टंकन यानी कि टाइपिंग सीखना, गणित सीखने में कोई न तो सहायता करता है न बाधा पहुंचाता है। बस हिंदी सीखना, इतिहास सीखने में इतिहास की चीजें याद रखनी है, और हिंदी व्याकरण आप सीख रहे हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं है, तो ये भी कोई न तो सहायता है न बाधा है। नृत्य सीखना यानी कि आप नृत्य करना सीख रहे हैं और एक संगीत की कला सीखनी है आपको, तो ये भी ज्यादा मतलब ऐसे सहायक होते हैं, लेकिन बाधा है एक तरह की, मतलब बाधा भी नहीं है और सहायक भी नहीं है। फिर नृत्य अलग तरीके से सीखना है, ठीक है ना, किसी भी धुन पे सीखा जा सकता है। संगीत अब आपको कौन सा सीखना है वो अलग, किसी भी कोई भी सीखा जा सकता है। तो ये है, जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान होना कार चलाने में न तो सहायक है न बाधक है, ठीक है। ये बहुत सारे उदाहरण और होते हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये क्या है साथियों, शून्य स्थानांतरण है, ठीक है। और देखो स्थानांतरण कैसे है, कि क्षैतिज स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण यानी कि हॉरिजेंटल, ठीक है ना, इसे एक पक्षीय स्थानांतरण या पार्श्विक स्थानांतरण भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब अर्जित ज्ञान जो है, अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का प्रयोग वैसी ही परिस्थितियों में वापस काम में लेना। तो यानी कि जैसे
जैसे कि कहीं किसी स्कूल में या कहीं किसी ऐसी जगह पे कोई दुर्घटना किसी के साथ में हुई और प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ी, तो अपन ने देखा कि कोई व्यक्ति जो है प्राथमिक फर्स्ट एड किट को कैसे काम में ले रहा है, तो वो चीज देख ली और सीख ली। ऐसी की ऐसी परिस्थिति, कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है और सड़क पे कोई हादसा हुआ है, तो उसे फर्स्ट एड किट मिलने पर वो ही ज्ञान वापस काम में ले सकता है। यानी एक जैसी परिस्थिति मिली है तो उसी ज्ञान को वापस काम में लेना, ये कैसा है, एक पक्षीय स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण है। ठीक है। द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या है, शरीर के एक तरफ के अंगों का सीखना दूसरी तरफ के अंगों के सीखने में भी सहायक है। यानी कि बाएं हाथ का सीखना जो है वो दाएं हाथ के सीखने में भी सहायक हो, तो वो है आपके द्विपक्षीय स्थानांतरण। यानी कि बाएं हाथ से आपने लिखना सीखा है, वही सीखना आपको दाएं हाथ से सीखना है तो भी वही नॉलेज लगेगा, तो आपके वो कैसा होगा, द्विपक्षीय स्थानांतरण होगा। ठीक है। फिर लंबात्मक या ऊर्ध्व स्थानांतरण, इसमें क्या होता है साथियों कि जब सीखने के प्रकरण एक के बाद एक श्रेणीबद्ध तरीके से चले, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से चले, स्टेप वाइज स्टेप, तो होता है वो लंबात्मक। ठीक है ना, लंबात्मक स्थानांतरण। जैसे गणित सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिनती सीखेंगे। ठीक है, गिनती सीखे, उसके बाद में अपन पहाड़े, फिर जोड़ बाकी, फिर गुणा भाग, फिर जो है बाद में बीज गणित वगैरह वो सब। तो ये एक मतलब चरणबद्ध तरीके से चलता है, तो ये आ जाता है साथियों लंबात्मक स्थानांतरण के अंदर। ठीक है। अब जहां पढ़ा रहा था ना उधर ही ध्यान रखना था आपको। अब कई जनों का ध्यान इधर वाली स्लाइड पे था और कईयों का ध्यान ये है कि अब अधिगम वक्र आ रहा है और यहाँ पे सर ने लिखा है कि नतोदर और धनात्मक। अब यहाँ पे ऑडियंस जो है 50-50% में बटी हुई होती है, और ये चीज जब मैंने पहले साइकोलॉजी पढ़ाई थी तब भी बताया था कि ये ऑथेंटिक सोर्स से उठाए हुए फैक्ट है और ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और यही है। अब इसमें कई लोग जो है नतोदर को है ना धनात्मक में नहीं ऋणात्मक में, कई पुस्तकों में भी बताया गया है, ऋणात्मक में मान लेते हैं, है ना, ऋणात्मक में मान लेते हैं कई जने, कई जो है मतलब अलग अलग। तो इसमें हमेशा जब भी क्लास देता हूं तो स्टूडेंट के कमेंट पक्के आते हैं, सर नतोदर ऋणात्मक है, जबकि ये फैक्ट बिल्कुल जांचे परखे हैं। अब आप चाहे मानना चाहो या नहीं मानना चाहो वो आपके ऊपर है, बाकी ये सही है। ठीक है। तो अधिगम वक्र जो है साथियों वो आपके सीखने की गति के ऊपर आधारित होते हैं कि आपके सीखने का मतलब विकास किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर, उसको यदि एक ग्राफ पे उतारा जाए तो वो वक्र बनता है। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सरल रेखीय। सरल रेखीय क्या है, बनते नहीं है अक्सर कि सीखना हमेशा एक गति से एक ही तरीके से चले, ऐसा कभी संभव नहीं है। सीखने में उतार चढ़ाव पक्के होते हैं। ठीक है। तो ये सरल रेखीय, ये देखो एक रेखा की तरह, लेकिन ये कभी होता नहीं है। आपके जो मुख्य ध्यान में रखने वो नतोदर और उन्नतोदर। तो नतोदर को याद रखने की जो ट्रिक है साथियों वो है नतोधन। नतोधन, नतो यानी नतोदर और धन यानी धनात्मक। ये धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है, प्रारंभ में गति मंद होती है, बाद में तेज बढ़ेगी। यानी कि अंत कैसा है, धनात्मक है, तो आपको समझना है कि ये धनात्मक है। अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो वो अंत भले वाला ही नाम आएगा। तो अंतिम देखो, प्रारंभ में गति कैसी होती है, मंद, यानी कि यहाँ पे देखो गति कैसी है, मंद है, और बाद में जाके ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, बाद में बढ़ी है, तो ये होगी इसमें। अब इसमें क्या होता है कि अभ्यास के द्वारा विषय वस्तु सरल हो जाती है और इसलिए वहां पे गति बढ़ती है। तो ये नतोदर है, धनात्मक है। ठीक है। चलिए इस पे मैं बाद में देना कमेंट भले कितने कर देना, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, क्योंकि नतोदर को धनात्मक कहते हैं और ये सही है। बाकी आपको किसी गुरुजी ने क्या पढ़ाया, किसी किताब में क्या लिखा हुआ है, मैं खुद भी 4 किताब से कंफर्म करने के बाद में कोई भी चीज चैनल पे देता हूं। ठीक है ना। तो ये चीज है साथियों। अब उन्नतोदर, जब नतोदर याद है तो उन्नतोदर के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई। कंफ्यूजन एक जगह निकाल दिया, दूसरी जगह का अपने आप निकलेगा। तो उन्नतोदर कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है। तो प्रारंभ में इसमें गति क्या होती है, तीव्र होती है। पहले स्टार्ट में तो तेज होती है। ठीक है ना, कोई रेस कर रहा है, कोई धावक है, पहले स्टार्ट में तेज भाग गया, बहुत तेज, ठीक है ना, बाद में उसकी गति धीमे पड़नी ही पड़नी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रारंभ में गति तेज होती है और बाद में मंद हो जाती है। ऐसी ज्यादातर वक्र कब बनते हैं, जब शारीरिक कौशल से सीखने पर, जैसे कोई भी शारीरिक, एथलेटिक्स है या कोई भी है, खेल है, कोई भी है, तो स्टार्ट में तो जितनी एनर्जी होती है उससे उतनी एनर्जी से सीखते हैं, बाद में एनर्जी लेवल डाउन तो वक्र भी डाउन।
तो अंत कैसा है इसका, अंत में ग्राफ नीचे झुक रहा है तो ऋणात्मक वक्र है। फिर है चौथा मिश्रित, यानी कि एस कैसा है, कभी उतार आएगा कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतार आएगा कभी चढ़ाव आएगा, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे ज्यादा बनते हैं। ये उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रित होता है, इसमें बीच बीच में पठार भी आते हैं, जैसे ये देखो ये ठीक है, पठार यानी कि वो अवस्था कैसी है, वो बिल्कुल एकदम सुसुप्त अवस्था में धीरे धीरे के सीख भी रहे हैं और महसूस भी नहीं हो रहा कि सीख रहे हैं, वो पठार वाली चीज हो जाती है, ठीक है ना, एक मतलब ठहराव सा आ जाता है, वो चीज है पठार। तो ये है साथियों आपके सीखने के वक्र। और सीखने का पठार क्या है कि सीखने की गति समान नहीं होती है, कुछ समय पश्चात सीखने की प्रगति रुक सी जाती है, और यही सीखने का पठार है। भाई एक ही दिशा में नहीं, अपन हमेशा ही एक जैसे नहीं सीख सकते, कई चीजें हैं पठार आने के, जैसे शारीरिक मानसिक वगैरह कई है, कोई बीमारी होने से भी सीखना रुक जाता है, कुछ भी है, तो पठार आने के बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं चल सकते। जहां पे बिल्कुल मंद हो गया है सीखने की गति, वो पठार है, ठीक है। तो व्यक्ति जैसे टाइपिंग सीखता है, उदाहरण मैंने यहाँ पे शामिल किया है, व्यक्ति जैसे टाइपिंग सीखता है तो स्टार्ट में क्या होता है, कठिनाई आने पर वो धीरे धीरे सीखता है, लेकिन एक फ्लो बन जाता है, उसका रूटीन बन गया है, उसके बाद में उसकी सीखने की गति बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना, बहुत बढ़ जाती है। यानी कि सीखने जब गया था स्टार्ट में तो 10-15 शब्द प्रति मिनट की थी, उसके बाद में 30, 40, 45 तक भी पहुंचा, बहुत बहुत मतलब होशियार आदमी हो, ठीक है, और 45 तक पहुंचा। अब क्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी, 45 से 50, 60, 80, 90, 120, 200, 250, 500 कर सके कि नहीं? पर कोई है क्या दुनिया में 500 शब्द प्रति मिनट है सर? कोई नहीं भाई, ऐसा थोड़ी निरंतर बढ़ेगा, जरूरत थोड़ी। फिर एक पठार आ जाएगा कि 40-45 पे आपके पठार आ गया, आपकी भैया आगे अब इसमें चरम अवस्था आ चुकी है। तो पठार अक्सर चरम अवस्था पे आया करते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं। तो ये है साथियों आपके सीखने के वक्र, और ये है इंटरवेल, ठीक है ना। कोई पिक्चर देखने जावा तो पर इंटरवेल आए, और इंटरवेल के बाद वाला पार्ट है ना बहुत मजेदार होता है, इसीलिए वहीं पे इंटरवेल दिया जाता है। तो ये इंटरवेल है, और इसके बाद में क्योंकि अधिगम के सिद्धांत शुरू हो रहे हैं, आदि पिक्चर हुई है। साथियों जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है वो किसी तरह का कोई प्रचार या कोई भी नहीं है, ये अपना टेलीग्राम जो समूह है उसका स्क्रीनशॉट है, और आज ही ये इमेज साझा की गई है टीम के द्वारा। तो उसमें साथियों यह है कि संस्कृत वालों के लिए रामबाण प्रत्यय याद रखने की ट्रिक है। कम से कम मैं 3 बार इसे शेयर कर चुका हूं, पहले जब रीड थी ना तब भी किया था, काफी सारे विद्यार्थियों को फायदा हुआ था। इसमें क्या है कि बिल्कुल, क्योंकि ये संस्कृत के प्रत्यय ऐसे हैं, मतलब जो नॉन संस्कृत वाले हैं, जो इस विषय से रहे नहीं, 10वीं तक पढ़ी थी फिर छोड़ दी, तो उनके लिए बहुत चुनौतीप्रद होते हैं, और कई लोग प्रत्यय को छोड़ ही देते हैं समझ में नहीं आने पर। मैं कह रहा हूं छोड़ना नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है, पढ़ा है, अब इस पेज को एक बार ध्यान से देखना और सीधे प्रत्यय के उदाहरण देखने हैं। लगभग आप पाओगे 80% से ज्यादा आपकी समस्या हल हो गई इसके अंदर। इसमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, इसमें उदाहरण भी आपके दे रखे हैं, पहचान का तरीका दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इन 10-15 दिन जो पीछे बचे हैं, 10-12 दिन है, 15 भी नहीं, इसके अंदर जितना मैटर आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं, काफी सारा अलग अलग सोर्सेस है। अब कई जने तो ये कहते हैं कि सर पीडीएफ की वन लाइनर की पीडीएफ दे दो। भैया ये कभी संभव हुआ है क्या? कभी किसी राइटर ने, आप देखना पुस्तक सिर्फ मेरी नहीं आई है जिंदगी में, सिर्फ आपने मेरी नहीं पढ़ी है, सिर्फ मेरी ही नहीं आई है, जितने भी लेखक है क्या पीडीएफ देते हैं क्या कभी? भाई ये पॉलिसी भी नहीं होती। अब कोई प्रिंटिंग प्रेस मेरे घर पे तो लगी हुई नहीं है कि मैं लिखूंगा और मैं छाप के आपको दे दूंगा। भैया सब परिस्थितियां होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। जब ये अगर देखो जो मेरे बस में है वो मैं दे रहा हूं, भाई जितना हो सकता है वो कर रहा हूं। अब अनुचित ही मांग बिल्कुल करो तो उसका तो क्या हो सकता है, लेकिन मेरे से जितना अब भी और कह रहा हूं जितनी हेल्प हो सकेगी, ऐसी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी आपकी हेल्प करेगी। मैं चाहे पेपर पे लिखकर या कैसे भी तरीके से आप तक जितनी हेल्प हो सकती है वो पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये जो टेलीग्राम समूह है आप देख पा रहे हो 64.9 लगभग 65,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इससे। और जितनी भी अपडेट होती है, जैसे क्लास आई, क्लास नहीं आई, या जो भी कि क्लास कब आएगी वगैरह सारी सूचनाएं जो है
वो इस पे दे दी जाती है। यदि कोई टेस्ट भी लॉन्च हुए हैं या कोई बुक लॉन्च हुई है या जो भी, तो हर चीज यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे साझा कर दी जाती है। तो जितने विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, इसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और इसमें आपको कोई मतलब परेशान भी नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर जो है हिडन रहते हैं, कोई आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। सिर्फ आपको जो है सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कई जने कहते हैं कि सर टेलीग्राम ही नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड करना कोई पया लगे कि सिर्फ डेटा तो थे यूं भी फेसबुक व्हाट्सएप में उड़ा दो है, कई वीडियो अब कोई वीडियो रोचक आई गो है तो थे बोले 10 बार डाउनलोड कर दो। लेकिन ये जो काम की चीज है उसके लिए भाई टेलीग्राम एक बार डाउनलोड किया तो बहुत सारे चैनल है और भी है बहुत सारे अच्छे, तो उनसे भी फायदा मिल सकता है। तो जितनी सामग्री मेरे से हो सकेगा वो देने का प्रयास करूंगा। तो जो जुड़ना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैं तो कभी अपने चैनल के लिए भी आज दिन तक आपको नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो। तो जिसको जरूरत होगी वो अपने आप करेगा, उसको कहने की क्या आवश्यकता है। ये है साथियों, अब करना क्या है, कई सारे साथी इस अवस्था में है अभी कि कोई हमारी हेल्प कर दे, कोई ये बता दे कि ये रहा शॉर्टकट, सफलता की कुंजी, ले पकड़ और खोल ताला, ये मिला। नहीं है कुछ भी। आपको करना है प्रयास। मैं चाहे कितनी क्लास दे दूं, आखिर में 100% तो उसमें से आएगा नहीं। आस भी मत करना कभी भी कि भैया हमने सर की वन लाइनर ली, 100% इसमें से आएगा, नहीं आएगा। मैं तो हमेशा कहता हूं 100% की न मैं कभी भी कहता हूं, न घोषणा की, न। हाँ ये है कि जितना हो सकेगा उतना। आप वीडियो का एग्जाम दिया तो उसमें भी वन लाइनर में से 80% प्लस आ गए, टेस्ट सीरीज और वन लाइनर्स में से। तो वो है, देखो संभावना है, प्रयास करना अपने हाथ में है, ठीक है ना। तो आपको भी प्रयास करना है, चाहे कितनी बड़ी संस्थान हो। 100% नहीं आ सकता। पेपर लीक करने वाले भी 100% नहीं देते हैं, पता है, वो भी फंसते हैं। इसलिए तो ये तो निकृष्ट कार्य है, पेपर लीक वगैरह तो बहुत ही। लेकिन अभी जैसे काफी सारा शिकंजा कसा है, अच्छी चीजें कंडीशन हुई है। तो यहाँ पे ध्यान देना साथियों कि प्रयास आपको ही करना है। एक व्यक्ति तो बैठा है कि कोई आएगा मुझे शॉर्टकट बताएगा 10 दिन में। कई जने कोचिंगों के भरोसे रहते हैं कि हमको लास्ट में कोई 10-15 पेज की ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें से 60-70 सवाल तो हूबहू छपेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना आपने पढ़ा है, आपने जितना भोग दिया है, उतना ही आप भोगोगे। आपने भोग ही नहीं दिया तो आपको भागना ही भागना है, ठीक है। तो करना क्या है, खुद प्रयास करना है, आत्मनिर्भर बनना है। मैं बार बार कहता हूं भाई, मेरा भी जितना प्रयास है उतना मैं करूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनोगे तो ऐसी स्माइल पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर दोष ही देने पड़ेंगे। फिर फलाने ने मेरे को भरोसे रखा, ढीकने ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये बताया, उसमें से सवाल आए, उसमें से नहीं आए, ये चीजें हैं। जब आपने अपने लिए प्रयास किया है तो इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं बच जाती। ये था अपना इंटरवेल। और अब बढ़ते हैं साथियों आगे। अब आ गए हैं अपन अधिगम के सिद्धांतों पे, ठीक है। हालांकि समय काफी हो चुका है। कितना समय हो गया है, क्लास 1 घंटे की चल चुकी है। चलिए, तो अब लगभग अपन इसको, और देखो जितना समय लगता है, देखो अधिगम को मुख्य तौर पर 2 भागों में अधिगम के सिद्धांतों को बांटा गया है। एक तो व्यवहारवादी और एक संज्ञानात्मक। जो व्यवहारवादी थे उन्हें संबंधवादी भी कहा गया, और संज्ञानात्मक जो थे उन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा गया। भाई ये जो व्यवहारवादी है ना, इनका क्या है, सीखना सिखाना इन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप, यानी प्रयास त्रुटि वाला। ये दमादम यकायक सीखने वाले गेस्टाल्टवादी कि एकदम से ज्ञान प्राप्त होगा, ये वो वाली बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, सीखने की प्रक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध है। ये क्या है, उनके मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं सीखने का, ठीक है। इसके अंदर मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, हल, गुथरी, यानी कि 60% साइको अधिगम के अंदर की 60% इस तरफ है, यूं समझ लो। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आ गए, पल्लड़ा बहुत भारी हो गया, ठीक है। और इनमें क्या होता है, दंड और पुरस्कार का महत्व होता है बहुत ज्यादा। तो दंड और पुरस्कार इस संप्रदाय की देन मानी जाती है, ठीक है ना। दंड और पुरस्कार यानी कि पुनर्बलन, एक तरह से आप समझ सकते हो। गेस्टाल्टवादी के अंदर क्या है, ये कहते हैं उद्देश्य, समझ, सूझ, इनकी भूमिका पे बल देते हैं कि इनके द्वारा यकायक सीखेगा व्यक्ति, इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है ना। ये प्रयास त्रुटि पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। इसमें कौन कौन है,
आपके कोहलर, वर्दीमर, कोफका, बंडूरा, ठीक है ना, सामाजिक अधिगम वाला कुर्ट लेविन, गैने वगैरह। ये कहते हैं कि अंतर्दृष्टि और सूझ से ज्यादातर सीखना, ये बताते हैं। अंतर्दृष्टि और सूझ वाला सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत आता है। सामान्य, ठीक है ना, मैं आपको बहुत ज्यादा गहराई में या बहुत कलिष्ठ भाषा नहीं बताऊंगा, क्यों आप लोग वैसे ही परेशान हो प्रताड़ित हो वैसे ही चारों तरफ से, और मैं और कर दूं तो बस 2-4 बदुआ थे मैंने भी दो कि ये भी यूं कर दियो, ठीक है। तो इसलिए ये सामान्य है और काफी अच्छा रहेगा आपके लिए सीखने में। सबसे पहला लेते हैं साथियों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो दिया किसने है, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, और ये सामान्य है, सभी को पता है जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके उपना में साथियों संबंधवाद, इसे संबंधवाद भी कहा गया है, इसे बंध का सिद्धांत भी कहा गया है, इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा गया है, कि बार बार सीखने की क्या है, उन क्रियाओं की आवृत्ति होती है तब सीखता है, तो आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा गया है। इसे SR थ्योरी भी कही गई है। SR यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ठीक है ना, पहले स्टिमुलस फिर रेस्पॉन्स, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया। और स्किनर जो है RS थ्योरी, वो पहले रेस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, ये वाली बात है। यहाँ पे पहले स्टिमुलस दिया जाएगा फिर रेस्पॉन्स होगा, ठीक है ना, यानी कि उद्दीपक पहले आएगा फिर अनुक्रिया है, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया की जाएगी। और स्किनर के उलट हो जाएगा कि अनुक्रिया पहले की है बाद में उद्दीपक मिलेगा, ठीक है ना। स्किनर पढ़ाएंगे जब उसमें भी पढ़ा व्यवस्थित बताऊंगा। इनका प्रयोग किस पर था, बिल्ली पर था, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो इनका कहना क्या है साथियों कि कार्य एकदम नहीं सीखा जा सकता, व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है, कठिनाइयां आती है, गलतियां करता है बार बार, और उसके बाद में गलती और भूले करता है, और अंत में भूले हो जाती है कम और वो सीख जाता है। बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक है ना। ये देखो, बिल्ली को क्या किया, पिंजरे में रखा, और बाहर क्या रखा, मछली या भोजन या मछली की गंध जो उसके लिए उद्दीपक है। अब बिल्ली है, बिल्ली को मछली दिख रही है, ठीक है, या मछली की गंध आ रही है, अब भूखी बिल्ली है, अब वो उसको प्राप्त करने के प्रयास करेगी, ठीक है ना, कि अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए। बार बार इधर उधर पंजे मारती है, सब प्रयास करती है, ये बार बार प्रयास है। इसमें क्या होता है कि एक बार पंजा पड़ता है लीवर पर, लीवर अंदर लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो लीवर पे पड़ते ही पिंजरा खुलता है, बिल्ली बाहर आती है, मछली खाती है। इन क्रिया को बार बार दोहराया गया। अब काफी समय बाद बिल्ली को पता चल गया कि वो बटन है, बटन दबाऊं पिंजरा खुल जाएगी और सीधी अपार मछली खाना। फिर बाद में अंदर डाला, बिल्ली ने लीवर दबाया, बाहर आई, यानी कि बाद में भूले वगैरह उनकी होगी संख्या कम और वो सीख चुकी है। ये थ्योरी है आपके थॉर्नडाइक की। सामान्य और साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में यही है। चाहे अब कितनी लाग लपेट करके शब्द चाहे कितने ही जोड़ दो तो कोई मतलब नहीं है, बाकी सीधा समझना है आपको ये। अब आते हैं अपन उदाहरण पे कि अपने ये उदाहरण में कैसे काम में आएगा। साथियों, साइकिल चलाना सीखना, ठीक है। अब साइकिल चलाना कोई व्यक्ति सीखता है, कोई बच्चा सीखता है, सीधी तो सीखेगा नहीं, कई बार गिरेगा, कई बार पेंडल को देखेगा, हैंडल को नहीं देखेगा, आगे बचीड़ खाएगा, हैंडल को देखेगा, पेंडल नहीं चला पाएगा, गिर जाएगा। बार बार अभ्यास करने से फिर भूलें हो जाएगी कम, फिर उसको पता चलेगा कि ये साइकिल चलाना सीख लिया। ये किस थ्योरी पर है आधारित, ये है आपके ये बार बार आवृत्ति, बार बार प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। बच्चे का चलना सीखना, छोटा बच्चा जो चलना सीखा है वो भी इसी पर आधारित है, ठीक है। शर्ट के बटन बंद करना, अब शर्ट के बटन बंद करना यानी अपने नहीं, अपने भी ऐसे ही सीखे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, यदि आप 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं उनको शर्ट दो के लिए पहन ले, उसको पता तो है कि बटन ऐसे बंद होंगे, लेकिन जब पहन के आएगा तब देखना एक ऊपर चढ़ेगा एक नीचे, ठीक है। छोटे बच्चे बहुत मतलब ऐसे करते हैं, अपन को मतलब यूं कहे ना कि लाड बहुत आता है उस समय उनपे, अरे। और ज्यादातर बच्चे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ये उदाहरण ऐसे ही नहीं बनते हवा में, ज्यादातर बच्चों के एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। अपन ने भी पहने होंगे, अब याद नहीं है वो बात अलग है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, फिर बाद में सीखता है, बाद में ये त्रुटि हुई है, बार बार प्रयास करेगा तब सीखेगा कि हाँ बिल्कुल सही मैच होगा, हाँ यहाँ से कॉलर मिल रहे हैं, अब अपने शर्ट सही है। तो ये फिर प्रयास और त्रुटि पर आधारित है। देखो, टाई की गांठ बांधना, अब टाई भी अलग अलग तरह से बांधी जाती है, लेकिन अपन सीखना है कि टाई, लेकिन टाई एक बार में सीखी नहीं जाती, बार बार प्रयास और उसके बाद तो धमाधम, ठीक है। हालांकि अपन बांधनी आवे कौन, काम भी नहीं पड़ी हो कभी,
ठीक है, और पढ़े तो भी आजकल रेडीमेड मिल जाए, सुविधा खूब है। क्रिकेट में क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग, मैं फील्डिंग भी ऐसा है कि अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो बॉल पास से निकलती है, हवा तक नहीं आती है, तो बार बार अभ्यास करने के बाद बॉल यूं जा रही है ऐसे हाथ के, वो हाथ की चिपकेगी, और नहीं तो सीधी हाथ में आ रही है ना तो भी नीचे गिरेगी। तो ये है क्षेत्र रक्षण, वो भी प्रयास और त्रुटि। निशानेबाजी सीखना, ये भी इस पर आधारित है, प्रयास और त्रुटि पर। गणित के सवाल हल करना, यानी यदि शिक्षा में देखा जाए महत्व, तो देखो गणित के सवाल हल करना, यानी बार बार गणित के सवाल ऐसे ही तो हल होते नहीं, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। भाई जोड़ बाकी भी सीखी है तो उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, तो वो सीधे सीधे इस पर आधारित है। इसके अलावा बच्चे के चप्पल को सही पहनना सीखना। देखो बच्चे को आप या ना चप्पल, 3 साल के बच्चे को या 2.5 साल के बच्चे को आप चप्पल दे दो, चाहे आप सीधी रखोगे, दोनों चप्पल ऐसे सीधी रखी हुई कि उसको सीधी पहननी है, फिर भी वो एक पैर इसमें डालेगा, एक इसमें डालेगा, उल्टी पहनेगा। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या थ्योरी होती है, और इस पे तो है ना, इस चीज पे स्पेशली शोध करना पड़ेगा एक बार कि ये उल्टी पहनते क्यों है। फिर कई तो माओ ने आवे तपीड़, सीधी पहन, ऐसे पहन, ऐसे पहन, जीना ऐसे पहन, फिर उसके बाद में वो सीधी पहनता, फिर बार बार फिर उसको पता चल जाता है कि ये ऐसे सीधी है। तो ये भी आपके अभ्यास यानी कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। साथियों, इतने उदाहरण मेरे हिसाब से आपके लिए काफी है, और ये सारे ऐसे जो भी उदाहरण आते हैं वो सारे आपके इस थ्योरी के अंदर जाएंगे। और साइकोलॉजी में पूछा क्या जाता है, उदाहरण ही तो पूछे जाते हैं, ज्यादातर उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब साथियों बात करते हैं अपने इसके जो है प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, उसके नियम दिए हैं कुछ, जिसमें से 3 तो दिए हैं मुख्य नियम और 5 दिए हैं गौण नियम। ठीक है, 3 तो है मुख्य नियम, 5 है गौण नियम। ठीक है, अब मुख्य नियम जो है उसकी साथियों एक ट्रिक है। अब देखो अपनी वाली आई, ठीक है ना, अपना वाला तरीका आया, तो इसकी ट्रिक है प्रत्यत्व्यासम। कई जनों के संस्कृत है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, संस्कृत में आपने लकार वकार बहुत याद किया है, एक शब्द और याद कर लेना, प्रत्यत्व्यासम। ठीक है, प्रत्यत्व्यासम, तो आपको मुख्य नियम याद हो गए समझो, प्रत्यत्व्यासम। ये प्रश्न बनते हैं और इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से मुख्य कौन सा है, गौण कौन सा है, कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो प्रत्यत्व्यासम, प्र से आ जाएगा साथियों प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ये तत् है ना, इससे आ जाएगा तत्परता का नियम। और व्यासम यानी कि अभ्यासम, ठीक है, अभ्यास का नियम। तो ये तीनों जो है आपके मुख्य नियम है प्रत्यत्व्यासम। ठीक है, प्रभाव का, तत्परता का और अभ्यास का। अब कई विद्वान साथी कहेंगे कि सर ये पहले आना चाहिए था, बिल्कुल अपन ले लेंगे पहले, लेकिन याद करने के लिए इसको इस तरीके से लिखा है। तत्परता वैसे पहले ही होती है। फिर साथियों बात करते हैं गौण नियम की, तो वो 5 है, जिसमें आ जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति यानी मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 है गौण नियम। अब यदि साथियों इसको याद करना हो तो इसकी भी ट्रिक दूं क्या, चलिए दे देते हैं। इसकी ट्रिक है, लिख लेना बहुमान असमान, आसमान, या तो इसको साथ में लिख दो, ठीक है, तो ज्यादा याद रहेगा, आसमान साहचर्य। ठीक, ये याद कर लेना, बहुमान असमान साहचर्य यानी बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, मानसिक प्रवृत्ति का मनोवृत्ति का नियम, आ से आ जाएगा आपके आंशिक क्रिया का नियम, समान से आ जाएगा समानता का नियम और साहचर्य से साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 तो है गौण नियम और 3 है मुख्य नियम। ठीक, अब देखो तत्परता का नियम सबसे पहला, तो इसे क्या कहते हैं, रुचि का नियम भी कहते हैं। वही बात है, घोड़े को पानी, ये बहुत बार उदाहरण बना है कि घोड़े को पानी के पास में ले जा सकते हैं अपन, लेकिन पानी पीना न पीना उसकी रुचि पर निर्भर है, ये तत्परता का नियम है, उसकी तत्परता पे निर्भर है। इसके बहुत सारे उदाहरण बनते हैं, तो यही है, मैंने आपको दोनों उदाहरण बता दिए हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने पर सीखना न सीखना उसकी रुचि पर निर्भर है। ठीक है, फिर है साथियों अभ्यास का नियम, इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब देखो इस अभ्यास के नियम में क्या होता है, जैसा इसका नाम है बार बार अभ्यास, यानी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी बार बार अभ्यास करोगे तो वो ज्ञान स्थायी होगा, तो वो स्थायी होगा तो वो आपके लिए उपयोगी होगा, और आप अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाओगे तो वो आपके लिए अनुपयोगी होगा। इसलिए इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और
गृहिणी द्वारा स्वेटर बुनना। अब स्वेटर जो है बार बार देखो, कई महिलाएं जो है पहले जानती थी स्वेटर बुनना, लेकिन उन्होंने अब छोड़ दिया। जैसे मेरे मदर है, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया, हमने बचपन में उनके बनाए हुए बहुत स्वेटर पहने हैं, ठीक है। और काफी सारे लोग देखते थे और उनको मतलब हम तरह तरह के स्वेटर पहन के जाते थे, भाई बहन दोनों। तो लोग देखते कि अरे यार, और कई डिजाइने बनाते हैं, या पीछे खरगोश और मतलब बहुत सारे, आनंद आता था वो। लेकिन अब उनके अभ्यास में नहीं है। अब यदि कह दिया हो तो ही नहीं बने। अब तो वो क्रोशिया होता था ना, क्रोशिया, और उसको और वो क्या बोलते हैं मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो वो अब तो उनको मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही भूल गए। तो अब दे दिया जाए तो भी नहीं बना सकते। तो अब वो सौभाग्य थोड़ा सा हमसे छीन गया है ना। अब मार्केट वाले, अब तो कोट वोट वो सब आते हैं, ठीक। तो ये यानी गृहिणी द्वारा, ये उदाहरण आप ज्यादातर साथियों आज की क्लास में देखोगे, ये पर्सनल अनुभवों पे उदाहरण बनाए गए हैं। मैं जब सबसे पहली मैंने क्लास ली थी 2016 के अंदर साइकोलॉजी की, उस समय ये सारी चीजें बनाई थी, जो सारी बिल्कुल सही बैठी है और एग्जाम में आपके हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये कहीं से आपको ऐसा नहीं, ये किताबों में नहीं मिलेगी ज्यादातर, ये सारी बिल्कुल जो सही उदाहरण बैठते हैं वो सेट किए गए हैं। और आप अपने आसपास के जीवन में भी देखोगे तो ये आपके उदाहरण बैठेंगे। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम साथियों इसे कहते हैं संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। यानी कि परिणाम सकारात्मक होने पर संतोष होगा, या सकारात्मक नहीं हुआ तो किन्ने संतोष हुए, तो नकारात्मक होने पर तो असंतोष ही होगा। तो आपको संतोष प्राप्त करना है तो आप, अब मैंने आपको बताया, प्रयास आपको ही करना है। जितने मास्टरों का प्रयास होता था, मास्टरों ने सब कर दिया। अब यदि आपने नहीं किया तो देखो, दोस्त तो खुद को भी देना पड़ेगा और मास्टरों को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि आपको अब इस प्रभाव के नियम में इसकी तरफ जाना है, तो आपको मेहनत करनी है और परिणाम को सकारात्मक लाना है, ठीक है साथियों। ये हो गया आपके मुख्य नियम का अध्ययन हो गया। और आते हैं गौण नियम, पढ़ते हैं थोड़े से कि बहु अनुक्रिया का नियम। ये क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। ये चीज अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं आगे की स्लाइड में, है ना। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम जो है साथियों, या ये वही है कि उसका एटीट्यूड, उसकी प्रकृति कैसी है, सीखने के लिए वो कितना तत्पर है, वो सारी चीजें, तो वो उतना ही प्रॉपर तरीके से सीख पाएगा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, कि किसी भी चीज को जो है बांटकर, यानी टुकड़ों में बांटकर हम पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे को कोई स्पेलिंग ही याद करवाई जाती है, तो इतनी, जैसे एरोप्लेन की स्पेलिंग है तो AEROPLANE, ऐसे बांट कर दी जाती है, तो बांट के वो जल्दी से सीख जाता है। पूरी एक साथ देंगे तो वो सीख नहीं पाता है। तो इसलिए आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि टुकड़ों में बांटकर पूरा करना। समानता का नियम कहता है कि समान समस्या होने पर पूर्व अनुभव के आधार पर नई समस्या का समाधान करना। ये चीज भी अपन समझ चुके हैं, यही इसी नियम में भी आया है। साहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि किसी उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति समान व्यवहार करना। उसका व्यवहार जो है वो उसके प्रति समान होना। आपने एक पिक्चर, आपको ध्यान हो तो आपने देखी होगी, एक उसके अंदर वो गीत था, जू 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 जू, उसके अंदर उसके बच्चे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है उस महिला के बच्चे की, ठीक है। लेकिन वो जो उसका जो खिलौना होता है उसके प्रति वो वैसा ही प्रेम दिखाती है जैसे उसका बच्चा हो। तो ये क्या है, ये साहचर्य, यानी कि समान, उसके प्रति समान व्यवहार दिखाना, ये है साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी कि किसी के भी साथ नहीं हो, मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन किसी के बच्चा यदि बिछड़ जाता है या कुछ अनहोनी होती है, तो उसके कपड़े, उसकी जो चीजें हैं, उनके प्रति वही प्रेम माँ का दिखाना, ये साहचर्य परिवर्तन का नियम है, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलिए अब आते हैं साथियों, इसका शिक्षा में क्या क्या महत्व है, प्रयास और त्रुटि के नियम का। मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, यानी मेरे जैसों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है, प्रयास और त्रुटि का। क्योंकि मंदबुद्धि क्या है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, फिर सीखते हैं और फिर जो है उनके लिए सीखना आसान हो जाता है। तो इनके लिए बहुत उपयोगी है। और क्या होता है, इससे बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। अब ये धैर्य का गुण है ना, ये विकसित होना बहुत जरूरी है, और जो अपने कंपटीशन देने वालों में तो बहुत कम है, बहुत कम मैंने देखा। अब देखो, मैं एक चीज आपको कहता हूं, जैसे आप टेस्ट पे अभ्यास कर रहे हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक मिनट के, टेक्निकल टीम पूरे दिन यही नोटिस, एक मिनट के 2-3 हजार सबमिट। क्यों? एग्जाम पास में सभी अभ्यास करेंगे, 2-3 हजार सबमिट, ऊपर से मौसम खराब, तो सर्वर के मतलब नेटवर्क की प्रॉपर रेंज नहीं होती। इसमें करना होता है या तो विद्यार्थी को इंतजार, ठीक है, लोडर घूमता है, क्योंकि वो लोड करने के लिए लोडर तो घूमेगा,
तो या तो 1 से 2 मिनट इंतजार करना होता है, या फिर आप थोड़ी देर बाद में प्रयास करें कि जब हो सकता है थोड़ा सा रस कम हो जाए, या फिर सुबह सुबह या लेट नाइट, कोई ऐसा टाइम पीरियड देख के कि हाँ इस समय, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, कितना भी पावरफुल सर्वर हो, 5-5 हजार सबमिट यदि एक एक मिनट के आने लगे तो सब जगह परिस्थितियां तो वो की वो है। अब उसमें रखना होता है धैर्य, लेकिन कई जने धैर्य खो देते हैं, धैर्य खोते हैं, सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वहां पे टेक्निकल टीम के पास में मैसेज आने लगते हैं, तो उनके द्वारा भी बताया जाता है। और जब वो थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, उसके बाद में देखते हैं, यदि 1-2 मिनट तक जैसे लोडर घुमा, काफी सारा रस है, तो उसके बाद में उनके सही प्रॉपर चलता है, फिर वापस मैसेज आता है, सर हो गया, कि बंधु आपने धैर्य नहीं रखा, हाँ सर थोड़ा सा हो गया, तो तुरंत रेस्पॉन्स, तुरंत ये, ठीक है ना। तो वो चीजें क्या है, धैर्य। अब ये प्रयास और त्रुटि, अब कई विद्यार्थी तो सीख गए इसमें, तो ये प्रयास और त्रुटि का विकास जो ये मतलब परिश्रम और धैर्य का विकास होता है इससे। अनुभव का महत्व, यहां पे क्या होगा, सीखेगा, बार बार प्रयास त्रुटि से अनुभव होगा, अनुभव से सीखना होगा, तो ये अनुभव का महत्व है। बालक क्या बनता है, आशावादी बनता है। सामने खाना पड़ा है बिल्ली के, ठीक है, बिल्ली के खाना पड़ा, आशा है उसको कि ये मुझे प्राप्त होगा, बस बीच में क्या है, एक पिंजरे की एक जाली तो है, इसको पार करना है कैसे भी करके, और बाद में ये प्राप्त होगा। आशावादी बनता है बालक, इससे आशावादी बनता है, ये गुण विकसित होता है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे कठिन विषय सीखने में ये बहुत उपयोगी होता है। अर्थशास्त्र वगैरह शामिल कर सकते हो इसमें, तो ये बहुत उपयोगी होता है। ये है साथियों आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। आज की क्लास में ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं पावलोव वाला, वो अंतिम है, क्योंकि मेरे जो है बैटरी आज पूरी तरीके से डाउन है। डाउन इस तरीके से है कि सुबह 6 बजे, मतलब यूं समझो कि 7 बजे योगा वोगा कर आ गए, और 7:30 बजे से लगे हैं, तो 7:30 से 12 बजे तक तो आपके लिए कंटेंट राइटिंग यानी बुक राइटिंग का काम किया, ठीक है। आधा पौना घंटा बीच में थोड़ा सा भोजन वगैरह भी करना जरूरी है, इसलिए उसका गैप, उसके बाद से लगे जो 6 बजे तक आपके लिए स्लाइड तैयार की है। 6 बजे से फिर ये देखो बोलना शुरू किया है, जो अब आपको ये क्लास मिलेगी ना, उससे जस्ट आधे घंटे पहले ही पूरी होगी, यानी अभी 7:45 बजे है और ये लगभग 8 बजे तक पूरी होगी, यानी 2 घंटे ये अब अपनी होगी कैपेसिटी पूरी। सीधी सी बात है साथियों, जो अंदर है गौरव सिंह घाणेरा, वो चीज है जो आपके बीच में से ही निकला है, ठीक है। जो चीज है स्पष्ट कह रहा हूं भाई, इतना ही सामर्थ्य है, ठीक है ना। अगली क्लास देनी है इसलिए कि कल भी क्लास देनी है, यदि कल नहीं देनी हो तो आज ही भूखा काट दा, लेकिन कल देनी है वापस। आप चेहरे से भी पता लगा, पर वो मारवाड़ी में क्या गया कि थाप ठोके हम रातों मुंडो राके, वो वाली बात है, ठीक है। तो थक गया हूं साथियों पूरी तरीके से, तो अब आज यही मिलेगा। अगली 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि इसके आगे के सिद्धांत और एक संज्ञानात्मक विकास आपको पढ़ाना है, वो दोनों ही एक ही क्लास में दे दूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा करते हैं, और देखो जितनी चीजें मेरे से हो सकती है मैं बता देता हूं, जो है बात खुल के कह देता हूं, कोई समझे नहीं समझे वो बात अलग है। चलिए साथियों, पावलोव, पुरातन अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन के पिता है पावलोव, ठीक है। शरीर शास्त्री थे, यानी कि शरीर शास्त्री वैज्ञानिक डॉक्टर थे एक तरह के, ठीक है। आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। अब देखो इसके अन्य नाम जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। अनुकूलन का सिद्धांत, परंपरागत अनुकूलन, संबंध प्रतिक्रिया, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन में वो साहचर्य वाला नियम ही लागू होता है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन, अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि इसमें ज्यादातर आपके अनुबंधन, अनुक्रिया ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है ना। और उदाहरणों में जहां जहां आपको डर, भय वगैरह ऐसी चीजें दिखती है, तो वो आप पावलोव में जा सकते हो, एक मतलब समझने के तौर पे कि उसको पावलोव में आप ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीजें, अब देखो इन्होंने क्या किया, 1904 में प्रयोग किया, कुत्ते पर तो किया, लेकिन ये पूछा जाता है आजकल कि कुत्ते की कौन सी ग्रंथि पे किया। लार की ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, उस पैरोटिड ग्रंथि पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, ठीक है। सीखना जो है अनुकूलित अनुक्रिया है, इन्होंने बताया कि सीखना क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया है सीखना, ठीक है। अब क्या है अनुकूलित अनुक्रिया, कि जब 2 उद्दीपक एक साथ दिए जाए, समझना, अब समझने की चीज अब यही है, ठीक है ना। जब 2 उद्दीपक एक साथ दिया जाए तो अस्वाभाविक उद्दीपक
के साथ स्वाभाविक क्रिया का होना, वो है अनुकूलन। अस्वाभाविक उद्दीपक तो है अस्वाभाविक, देखो स्वाभाविक के साथ स्वाभाविक होना है तो वो कोई अनुकूलन नहीं है, ठीक है ना। अपने को पता है कि स्वाभाविक चीज है कि भोजन है, और भोजन को देखकर तो पानी मुंह में आना ही है, तो वो स्वाभाविक है, उसमें कोई अनुकूलन नहीं है। लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसको देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया होना, तो ये क्या है, ये है संबंध प्रतिक्रिया, यानी कि अनुकूलन है। समझना। अब अस्वाभाविक स्वाभाविक क्या है, अगर यहाँ पे आज समझ में आ गया तो बेड़ा पार है, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना, बेड़ा पार कर दे कौन। भोजन, भोजन क्या है, स्वाभाविक है, उद्दीपक है, यानी उसको देखकर अपन को रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। भोजन क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक यानी उद्दीपक है, ठीक है, यानी कि अननुबंधित, जिससे अनुबंधन नहीं हुआ है, अननुबंधित, अनुबंधित नहीं, अननुबंधित, भोजन से कोई अनुबंधन नहीं हुआ है, क्योंकि भोजन तो देखकर अपने क्रिया होनी ही होनी है, यानी कि यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं बैठी है अभी इसके साथ में, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। घंटी बजाना, अब उदाहरण तो सबको पता तो है कि क्या है, कुत्ते के साथ, देखो कुत्ते के साथ क्या प्रयोग किया पावलोव ने, कि उसे भोजन देता था, तो भोजन देने पर लार आती थी, जो स्वाभाविक चीज है। फिर उसने क्या किया कि पहले घंटी बजाता, बाद में भोजन देता, इस चीज को दोहराया बहुत बार। तो अब जैसे घंटी बजती ना, तो कुत्ते को पता है कि अब भोजन मिलेगा, तो उसकी वो लार ग्रंथि घंटी से काम करने लग गई, तो ये है उसका अनुकूलन घंटी के साथ में, ठीक है, ये प्रयोग था। तो घंटी बजाना क्या है, कृत्रिम उत्तेजक है, कि घंटी को खानी नहीं है, उसके खाना तो भोजन है, लेकिन घंटी बजेगी तब भोजन मिलेगा, ये उसके दिमाग में सेट हो गया है। तो ये क्या है, कृत्रिम उत्तेजक, यानी कि इसके साथ में अनुबंधन बैठा है, इसके साथ में अनुबंधन बैठा है, तो ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, कि इसके साथ में कंडीशन बैठ गई है, तो ये कंडीशनल स्टिमुलस है। अब लार आना क्या है, लार आना अनकंडीशनल भी है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स भी है, और कंडीशनल रेस्पॉन्स भी है। कैसे, कि भोजन देखकर लार आएगी, ठीक है ना, तो वो स्वाभाविक क्रिया है नंबर 1, ठीक है, वो स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि वो क्या है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, उसके साथ में कोई कंडीशन नहीं है, वो स्वाभाविक है। लेकिन घंटी बजाने पर लार आना कैसा है, अनुबंधित अनुक्रिया है, यानी कि वो कैसी है, कि कंडीशनल रेस्पॉन्स है। फिर नंबर 2 क्या है, वो कंडीशनल रेस्पॉन्स हो गई है, ठीक है ना, ये चीज है। नहीं समझ में आई, 5 मिनट बैक ले जाना, क्लास को वापस देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया है कि यही है। अब कोई पचड़े में ज्यादा पढ़ना नहीं है, कि कोई ज्यादा ग्राफ वगैरह वो देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही समझ जाओगे इससे, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है साथियों। तो अब आते हैं अपन इसके उदाहरण पर। उदाहरण क्या है, कि अभी अभी आप खाना खाकर तृप्त हुए हैं, यानी कि तृप्त हो गए भाई, अब खाना खा के तो तृप्त हो गए, खाने को देखकर आपके लार शांत हो चुकी है, लेकिन आपकी जो फेवरेट मिठाई है भाई, रसमलाई है कि गुलाब जामुन है कि मोतीचूर का लड्डू है कि मावे की कचौरी है कि भी जो फेवरेट मिठाई है, वो पास वाली टेबल पे दिखती है, फिर लार आती है, वो अनुबंधन है। भाई खाना खाकर तो तृप्त हो चुके हो, उसके बाद में भी फेवरेट मिठाई की, क्योंकि उस मिठाई के नाम से और उसके स्वाद से आपका अनुबंधन हुआ है, फिर वापस मिठाई आना, मिठाई दिमाग में आना, अनुबंधन है, ठीक है। पानी पूरी देखकर लार आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी पूरी नाम सुनते ही कई जनों के मन में, देखो इमली, अब महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें उनको ज्यादा पसंद आती है। इमली नाम सुनते ही मतलब मुंह में पानी आने लग गया, एक वो वाली फीलिंग आती है, कौन सी, वो वाली, तो वो मतलब खट्टे वाली फीलिंग आती है, तो ये सीधी क्या है, ये अनुबंधन है, उसके नाम से अनुबंधन हुआ है, ये सारी चीजें अनुबंधन में जाती है। बच्चा गुब्बारे को देखकर देखो बच्चे को एक गुब्बारा दिया, वो खेलता है उसके साथ में, ठीक है, और गुब्बारा तो फूटने की प्रकृति है, गुब्बारा फूटा, बच्चा डर गया और उसका अनुबंधन हो गया कि ये गुब्बारा जो है ये आवाज करता है, ये डराता है, अब उसे गुब्बारा देखकर ही डर लगता है, तो ये क्या है, ये भी इसी के ऊपर बैठता है, ठीक है, गुब्बारे को देखकर ही डरता है। ऐसे उदाहरण बनते हैं सीधे एग्जाम में। देखो कक्षा में चपरासी के आने पर बच्चों का खड़े हो जाना, ये बहुत होता है, मेरे साथ भी क्या काफी हुआ, स्कूल में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि जब शिक्षक क्लास में नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये क्लास फलाने फलाने टीचर की है और वो अब आने वाले, तो एक मन में भय तो ये रहता है कि अभी आ रहे होंगे, तो उस समय मान लो कि
चपरासी या कोई दूसरा व्यक्ति ही कक्षा में आया तो सब जने चुप हो जाते हैं, या तो बच्चे या फिर खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर, ये होता है। प्राइमरी स्कूलों में भी बहुत होता है, ठीक है, मिडिल स्कूलों में बहुत होता है। तो ये भी क्या है, अनुबंधन है, उस क्लास के साथ में, उस शिक्षक के आने की समय के साथ में अनुबंधन है। तो ये भी इसी के आधार पे होता है। सर्कस में साथियों जो जानवरों को सिखाई जाती है चीजें, वो इसी अनुबंधन के सिद्धांत पर सिखाई जाती है, ठीक है। बच्चे को जल्दी से उठाने के लिए देखो, एक बच्चे को एक माँ जो है बार बार सुबह क्या करती है कि पहले लाइट लगाती है, बाद में उसको जगाती है, पहले लाइट लगाती है, बाद में जगाती है, रोज की प्रक्रिया। उसके बाद में सीधी लाइट लगानी है, बच्चे को पता है कि अब उठना है, वो पता चल जाता है। तो ये भी क्या है, अनुबंधन है एक तरह का। अंधेरे के अंदर रस्सी से डरना, यानी रस्सी, यानी हमारा अनुबंधन हुआ है, अंधेरे में कोई ऐसी चीज दिखेगी तो वो सांप है, तो इसलिए उससे डरना, अंधेरे में सांप समझ के डरना, तो वो भी इस अनुबंधन के ऊपर आ जाता है। राजू, ये वाला उदाहरण तो बहुत बनता है कि राजू को एक खरगोश दिया गया, ठीक है ना, तो पहले तो वो उस खरगोश से डरता है या उसकी आवाज से डरता है या कोई ऐसी, लेकिन धीरे धीरे बार बार उसके पास में लाया गया तो उसके साथ में एक साहचर्य का नियम काम करने लगा। और ये साहचर्य का जो नियम काम करने लगा, यानी कि जहां पे डर टूट रहा है, साहचर्य का नियम काम करता है, शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंधन होगा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है बस, शास्त्रीय अनुबंधन हो जाता है। यानी बार बार खरगोश के साथ आने पर फिर देखते हैं कि खरगोश के साथ में ये तो खेलने लगा, इसका डर टूट गया, तो वो शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण हो जाता है। बिजली चमकती है, आजकल बरसात का मौसम है, बिजली चमकती है तो डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं, बहुत जने डरते हैं, लेकिन बाद में फिर पता चल जाता है कि प्रकाश चमका है तो अब आवाज भी आएगी, तो वो उसके फिर इतने नहीं डरते। तो यानी कि वो भी एक ये शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर काम करने लग जाता है। दीपावली की सफाई के समय एक घर में एक फिक्स अलमारी रखी हुई थी, दीपावली की सफाई हुई, इस अलमारी की जगह चेंज कर दी। अब जिसकी आदत पड़ी हुई है सीधा वहीं जाने की कपड़े निकालने के लिए, वो पहले वहां जाता है, फिर उसके दिमाग में आता है अरे ये चीज बदल दी गई है, फिर वो दूसरी जगह जाता है। तो ये अनुबंधन उसका पहले वहां से वो रखा था, तो ये भी अनुबंधन का उदाहरण है। ऐसे का ऐसे बाइक की चाबी रखने का उदाहरण भी आप ले सकते हो। चाबी हम किसी एक जगह लटकाते थे या एक जगह से ही लेते थे, लेकिन उसकी जगह फिर बाद में चेंज कर दी गई, तो हमारा पहले जो है हम वहीं पे जाएंगे, ये हमारा अनुबंधन था, और उसके बाद में हम सही जगह पर जाएंगे, ये चीज इसमें थी। तो साथियों, ये आपकी आज की क्लास संपन्न हुई, जो लगभग 1.5 घंटे से अधिक की हो चुकी है, ठीक है। तो ये अब मुझे लगता है कि आज जितना पढ़ा है 15 स्लाइड के अंदर, उसमें आपके कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और जो बच गए हैं, जैसे सक्रिय वो अपने स्किनर वाला है, आपके बंडूरा वाला सिद्धांत है, वो सारे हैं, तो वो 1-2 दिन में जब भी मेरे समय सेट होगा वो उसमें पढ़ा दूंगा मैं। आप तो कहोगे तो मैं तो रोज ही साइकोलॉजी पढ़ा दूं, लेकिन फिर वो एसएसटी वाले, यदि आप पॉलिटिकल कर सकते हो अपने स्तर पे व्यवस्थित, तो मैं तो साइकोलॉजी आपके करवा दूं पूरी, क्योंकि 8-10 दिन चाहिए इसके लिए बस, और 8-10 दिन है, लेकिन फिर वो भी तो चल रहा है, उसको काफी सारी चीजें करवानी है उसमें। तो यदि अब इसमें तो ऐसा है कि फिर साइंस वाले और आर्ट्स वाले आपस में 2 गुट में बढ़ जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे। कोई कहेगा कि सर नहीं पॉलिटिकल पूरी करवाओ, कोई कहेगा कि नहीं सर आप साइकोलॉजी करवाओ। तो ये दोनों चीजें चलती है। अब बेजा मास्टर करेगा, ठीक है, मास्टर को तो दोनों को देखना है, दोनों समान है उसके लिए। तो बता देना फिर भी कमेंट करके, जिस तरफ ज्यादा, एक तो क्लास कैसी लगी वो भी बता देना, प्रतिक्रियाएं, ठीक है, थोड़ा मैं भी राजी हो जाऊँ पढ़ के, हाँ कि तो फायदो वो बचान, ठीक। और बाकी जैसी है, जितना प्रयास हो सकता था उतना कर रहे हैं। और अभी भी एक ये बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि अब जो है ज्यादा मतलब गहराई में उतरने की कोशिश मत करना, जितना सारगर्भित व्यवस्थित आराम से पढ़ सकते हो ये करना, अभ्यास करते रहना। कोई मॉडल पेपर कोई सब मिला लो, मॉडल पेपर मिला ना, आप अभ्यास करते रहे, बस ये अंतिम दिनों की रणनीति यही होती है। ज्यादा किसी पचड़े में आपको अब अंतिम समय में नहीं पढ़ना है, और अंतिम समय में मैटर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है, चाहे मैं ही बता दूं, बार बार ऐड कर लूं या कोई भी जो भी, लेकिन फिर भी अंतिम समय में अब आपको बार बार मैटर बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उसे दोहराते रहे बार बार, क्योंकि या आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपको ये सारी चीजें फायदा करेगी। और नियमितता आखिर में काम करती है, पात्रता है आराम से निकलेगी, इसी सोच के साथ। ज्यादा तनाव दबाव में नहीं आना, तनाव दबाव में आओगे तो घातक सिद्ध होगा। बाकी आराम से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बढ़िया। आज सुबह भी आपके लिए इसीलिए एक वीडियो बनाया था, जो भूल गए हैं या भूलना
लगता है कि हम सारा भूल चुके हैं, वो सब इसीलिए बनाया था। तो ऐसा कुछ होगा तो और भी आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।